Salam, my Heaven Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the novel एक आम सी लड़की by निगहत अब्दुल्ला. तो नॉवल स्टार्ट करने से पहले यार तुम लोगों से एक मैंने बात करनी थी कि मुझे पता है कि तुम लोग जो हो नॉवल सुनते हो, लेकिन तुम लोग कमेंट्स क्यों नहीं करते हो? ये तो अजीब नहीं है? अगर हम एवरेज लगा कर चलें चैनल पर तो 1000 व्यूज़ तो आते हैं ना, तो उन 1000 में से तुम लोग ये देखो कि 50 भी कमेंट्स नहीं होते और लाइक्स तो बिल्कुल ही 30। तो उन 1000 की अगर हम लाइक्स और कमेंट्स की एवरेज निकालें तो बहुत कम है। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये ज़्यादती है थोड़ी सी मेरे साथ कि तुम लोगों को चाहिए कि तुम लोग कमेंट कर दो? मैं जानती हूँ कि तुम लोगों से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉवल जो है क्या करते हैं, डाउनलोड करके सुनते हैं। तो जब तुम लोग चैनल पर आते हो, नॉवल जब डाउनलोड करने लगते हो, उसी वक्त एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो, या जब नॉवल सुन लो उस वक्त आप कर दो। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 MB और लग जाएंगे या 5 MB ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन क्या है, ये मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी कि हाँ लोग मुझे सुनते हैं। आप लोगों ऐसे बिल्कुल जब ब्लैंक हो जाते हो ना, तब मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं क्या मसला है यार, इनको यहाँ वीडियो पहुँच नहीं रही है, जो भी मसला है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कमेंट्स ना आए। तो कमेंट्स किया करो और मुझे नॉवल सजेस्ट किया करो, ठीक है? अभी इस मंथ के लिए तुम लोग क्या करो, एक ऐसे नॉवेल्स जिनके तुम्हें पता चले कि एवरेज 6 या 4 एपिसोड बन सकती हैं, वो वाले मुझे सजेस्ट करो। और नेक्स्ट मंथ से तुम लोग मुझे लेंथी भी कर सकते हो, मतलब ऐसे नावल जिनके एपिसोड 10 या 10 से ज़्यादा बन सकती हैं। तो अब तुम लोगों ने मुझे कमेंट करना है और लाइक भी करना है यार। ऐसा तो नहीं आएगा ना कि मैं अब तुम लोगों को कहती रहूँ और फिर तुम करो। एक एहसास होता है कि हाँ लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं एवं ही नहीं आती रोज़ाना बोलने, कोई तो है जिसके लिए मैं आती हूँ। एक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ ताकि मेरे अंदर भी ज़्यादा जोश आए। तो अब हम नॉवल स्टार्ट करते हैं। नैनी, इधर देखो कितना बड़ा अमरूद। काशी ने बहुत जोशीले अंदाज में इसका बाजू हिलाकर अमरूद की तरफ इशारा किया तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए बोली, कहाँ है? मुझे नज़र नहीं आ रहा। अंधी हो गई हो क्या? इससे 9 साल छोटे काशी ने कहा तो वो उछल पड़ी। है? ये तुमने अंधी किससे कहा? तुम्हें? निशी फ़ौरन बोल पड़ी। नहीं, मैं निशी को कह रहा हूँ। काशी ने अमरूद के लालच में निशी का नाम लिया तो वो मुतमईन हो गई। अच्छा चलो, मुझे अमरूद दिखाओ। वो रहा। काशी ने फिर इशारा किया तो अब वो झुककर काशी के सर के साथ सर मिलाकर इसके हाथ की सीध में देखते ही चीखी, हाँ नज़र आ गया। जाओ कोई डंडी लाओ। डंडी वहाँ तक नहीं जाएगी, पत्थर मारो, निशी ने कहा तो वो फ़ौरन बोली, हाँ हाँ पत्थर लाओ, खुद उठा लाओ ना, वो ढेर पड़ा है। काशी और निशी अपनी जगह छोड़ने को तैयार ना थे। बहुत कामचोर हो तुम दोनों, जाओ अब तुम्हें अमरूद नहीं मिलेगा। वो झुंझलाती हुई जाकर मिट्टी में पत्थर भर लाई और एक एक करके निशाना ताक कर लगाने लगी, लेकिन हर बार इधर निशाना खता होता उधर काशी और निशी इस पर हंसने लगते, जिससे वो मज़ीद झुंझलाई। मैं ये अमरूद गिरा कर रहूँगी और तुम दोनों को इसमें से एक भी बीज नहीं मिलेगा। वाह, दिखाया मैंने? जी नहीं, मैंने देखा था। काशी और निशी आपस में लड़ने लगे। तुम दोनों तो चुप करो, इसने चीख कर दोनों को चुप करवाया और आखिर पत्थर खींच कर मारते ही इसके मुंह से एक और चीख निकल गई, क्योंकि पत्थर अमरूद के बजाय गेट की तरफ आते शख्स के माथे पर जा लगा। ओए, ये तुमने किसको मार दिया? निशी ने घबरा कर कहा तो वो जल्दी से नीचे बैठते हुए बोली, चुप, नीचे हो जाओ, मैं अम्मी को बताता हूँ। काशी कहता हुआ भाग कर सीढ़ियाँ उतर गया। इसके पीछे निशी भी दौड़ गई। कितने बुरे हैं दोनों, इल्ज़ाम मेरे सर रख देंगे और अम्मी भी यकीन करेंगी, अभी बताती हूँ इन्हें। वो इनके पीछे जाने के लिए उठी थी कि इस शख्स को बेल का बटन दबाते देख कर दोबारा बैठ गई। उफ़, ये भी अम्मी से शिकायत करके ही जाएगा, मैंने जानबूझकर थोड़ा ही मारा है, ये खुद ही सामने आ गया। इसने बुड़बुड़ाते हुए अपने तईं बहुत एहतियात से सर ऊंचा करके मंडेर से झांका तो इत्तेफाक से वो इधर ही देख रहा था। या अल्लाह, वो फिर से नीचे बैठ गई। यह तो जा ही नहीं रहा। काशी और निशी की खसलत का लगता है, शिकायत किए बगैर जाएगा नहीं, और अम्मी खुद तो डांटेंगी ही, अब्बू से भी कहेंगी, और अगर अब्बू को गुस्सा आ गया। मैं अब्बू के गुस्से से बचने की खातिर फ़ौरन खड़ी हो गई। इधर वो शख्स अब गेट की तरफ पीठ मोड़े खड़ा था, गालिबन किसी के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। इसने मुतवज्जो करने के लिए मुंह से आवाज़ निकाली और जैसे ही इसने देखा दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। सॉरी, वो इशारे से पूछने लगा कि वो क्या कह रही है। माफ़ी मांग रही हूँ।
اب خدا کے لیے جائیں یہاں سے، وہ دانت پیس کر قدرے اونچی آواز میں بولی تو اس نے گیٹ کی طرف پتہ نہیں کیا اشارہ کیا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف میں اور وہ میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں، بڑا کوئی نہیں جس سے آپ میری شکایت کریں۔ اور کیوں کریں گے شکایت؟ میں نے معافی تو مانگ لی ہے۔ وہ الٹا اس پر ناراض ہونے لگی تو وہ پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ توبہ کتنا ڈھیٹ ہے۔ نینی، امی جانے کس کونے سے اسے پکار رہی تھی۔ وہ سمجھی اب اس کی شامت آنے والی ہے، بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ میں نہیں آ رہی۔ ارے وہ لفافہ بتاؤ کہاں رکھا ہے جو صبح تمہارے ابو دے کر گئے تھے؟ امی نے جھنجھلا کر کہا۔ مجھے نہیں پتا، یہ جواب اس کے پاس ہمیشہ تیار رہتا۔ تمہیں کسی بات کا پتہ ہوتا ہے؟ ادھر امی کو یہی کہنا تھا لیکن ان سے پہلے نشی دروازے میں آ کر بولی۔ تو چپ کر، نہیں تو بتاتی ہوں۔ وہ نشی کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ امی امی، نشی جا کر امی سے لپٹ گئی۔ ہائے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنے آپ کو دیکھو اور اسے دیکھو، پورے 8 سال چھوٹی ہے تم سے۔ امی اپنی تلاش کر کے اسے ڈانٹنے لگی۔ تو آپ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اسے سمجھائیں، چھوٹی ہو کر زبان چلاتی ہے۔ اس نے کہا تو امی مزید تیز ہو کر بولی۔ تم خود موقع دیتی ہو اسے، بڑا بننے کا شوق ہے تو کام بھی بڑے والے کرو، تب چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ آپ بھی مجھے ہی الزام دیں گی؟ اچھا بس کام کرنے دو۔ وہ لفافہ کہاں ہے؟ امی کو پھر لفافہ یاد آیا۔ کون سا لفافہ؟ اس نے روٹھے لہجے میں پوچھا۔ صبح تمہارے ابو نے تمہارے سامنے ہی تو دیا تھا۔ وہ ادھر فریج پر رکھا ہے۔ اس کے بتاتے ہی امی کو یاد آ گیا۔ ہاں وہی تو رکھا تھا میں نے، جاؤ جلدی اٹھا کر باہر دے آؤ۔ باہر پھینکاؤں؟ اس نے فریج کے اوپر ہاتھ مارتے کہا۔ پھینکنے کو کس نے کہا ہے؟ باہر آدمی کھڑا ہے، اسے دو۔ امی نے دانت پیستے اس کو کہا تو وہ لفافہ ہاتھ میں لیے بھاگ پڑی اور جیسے ہی گیٹ کھلا سامنے اسی شخص کو دیکھ کر سر پٹا گئی۔ آپ گئے نہیں؟ کہاں؟ اس نے سر تاپے سے دیکھ کر پوچھا تو وہ پیشانی پر بل ڈال کر بولی۔ مجھے کیا پتا آپ کو کہاں جانا ہے؟ پھر پوچھا کیوں؟ غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو وہ لفافہ دیکھ کر بولا۔ لائیے۔ کیا؟ یہ لفافہ۔ اس نے لفافہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ فوراً دونوں ہاتھ پیچھے کرتے بولی۔ آپ کو کیوں دوں؟ پھر کسے دیں گی؟ وہ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، تب کھسیا کر لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ لیجیے۔ شکریہ، اور سنیں کسی اور کے سامنے ہاتھ مت جوڑیے گا، اس نے لفافہ لے کر کہا۔ وہ کچھ اس کے انداز سے مسکرا رہا تھا کہ اس نے گھبرا کر گیٹ بند کر دیا۔ ایک تو وہ تھی ٹین ایج میں، دوسرے 8 سال کے وقفے سے پیدا ہونے والے بہن بھائی کے ساتھ رہ کر اس کی حرکتیں بھی بچوں والی ہو گئی تھیں، جبکہ قد کاٹ سے اپنی عمر سے کافی بڑی لگتی، لیکن اسے بالکل احساس نہیں تھا۔ انتہائی لاابالی، لاپرواہ اور بڑی حد تک غیر ذمہ دار۔ کھانے سونے اور پڑھنے کے علاوہ اگر اسے کوئی کام تھا تو چھوٹے دونوں کے ساتھ کھیلنا، اور کھیلنے کے بعد لڑنا بھی ضرور۔ کھیلتے ہوئے احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، لیکن لڑتے ہوئے فوراً احساس ہوتا کہ بچے اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ تب وہ دونوں کو پیٹ کر رکھ دیتی، جس سے وہ اور زیادہ زبان چلاتے، اور اس کے کتنے نام رکھ چھوڑے تھے۔ موٹی بھینس، حالانکہ وہ موٹی نہیں تھی، لمبی اونٹ، سرو قد ضرور تھی۔ چھوٹے دونوں اس سے مار کھانے کے بعد ناراض ہو کر آپس میں ایسی بات کرتے۔ میں آئندہ موٹی بھینس کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ ڈنگ ڈونگ منگوائے گی نا؟ سارے راستے میں کھا جاؤں گا۔ میں پھینی کو اپنی گڑیا کی شادی میں بھی نہیں بلاؤں گی، پہلے بھی سارے چاول چٹ کر گئی تھی، اور وہ تھی کچھ دیر بعد سب بھول کر آ جاتی۔ آؤ لوڈو کھیلیں۔ وہ دونوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے۔ نہیں جانا، نہیں کھیلنا۔ کیا ہوا؟ کیوں نہیں کھیل رہے؟ دونوں چپ، بات نہیں کرنی۔ ارے یاد آیا، صبح دودھ پھٹ گیا تھا، بڑے مزے کا کھویا بنے گا، میں ابھی بناتی ہوں۔ اسے اچانک یاد آیا تھا، فوراً کچن کی طرف بھاگی تو وہ دونوں بھی خفگی بھول کر اس کے پیچھے آئے۔ ہمیں بھی کھلاؤ گی؟ کھانے کی بات پر وہ دونوں کیسے بھاگے آتے تھے۔ تم بھی تو ہماری چیزیں چھین کر کھاتی ہو، نشی نے کہا تو وہ رعب سے بولی۔ اچھا بس، پچھلی باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں، میں کھویا کھاؤں گا۔ کاشی کی نیت صرف کھوئے پر لگی تھی اور وہ کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ ایک شرط پر دوں گی، اپنی منوانے کا ایسا موقع ہاتھ آتا تھا کبھی کبھی۔ کیا؟ دونوں ایک ساتھ بولے۔ مجھے آپ ہی کہا کرو کیونکہ میں تم دونوں سے بڑی ہوں۔ کہو گے؟ اس نے دونوں کے منہ سے سننا چاہا۔ آپ ہی؟ ہاں شاباش، اب جاؤ تم دونوں آرام سے کھیلو، جب کھویا بن جائے گا میں تمہیں بلا لوں گی۔ اس نے کاشی کا گال تھپک کر کہا تو وہ فوراً بولا۔ نہیں، تم کھا جاؤ گی۔ ہیں؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ اور یہ تم کیا ہوتا ہے؟ آپ کھا جائیں گی؟ نشی نے فوراً اسے عزت دی۔ نہیں، میں بالکل نہیں کھاؤں گی۔ تم اندر جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں مت آنا، ورنہ میں چکھاؤں گی بھی نہیں۔ اس کی دھمکی پر دونوں خاصی مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے اندر چلے گئے۔ تب اس نے پتیلی کے نیچے چولہا جلایا اور پھر چمچ چلانے کے ساتھ ساتھ گنگنانے لگی۔
15 मिनट हो गए। फटे हुए दूध में पानी सूख के नहीं दे रहा था। वो खड़े खड़े थक गई क्योंकि काम की आदत न थी। ये नहीं था कि इसे शौक ही नहीं था, बल्कि अब्बू की अपनी मंतक थी कि जब तक बच्ची पढ़ रही है घरदारी में लगाने की ज़रूरत नहीं। बेचारी अम्मी ही सारा वक्त लगी रहती। ऊपर के कामों के लिए मासी वो बस ऐसे ही काम किया करती थी। कभी मीठा खाने को दिल चाहा तो किचन में झाँक घुसी और शाजो नादिर ही इसके हाथों कोई चीज़ बन पाती, वरना अक्सर अम्मी की सलावातों के साथ छोटे दोनों की खीख ही सुननी पड़ती। इसके बाद वो आइंदा किचन में जाने से तौबा कर लेती और फिर कुछ दिनों बाद भूल भी जाती। बहरहाल इस वक्त एक तो वो खड़े खड़े थक गई थी और दूसरा काशी और निशी की आवाज़ नहीं आ रही थी जिससे वो खटकी कि इतनी शराफत से वो दोनों बैठने वाले नहीं, ज़रूर इसकी अलमारी की तलाशी ले रहे होंगे। और इधर ध्यान जाते ही वो चूल्हा दिम्मा किए बगैर दबे पाँव अंदर आई तो वो वाकई इसकी अलमारी में घुसे इसके चॉकलेट्स पर हाथ साफ कर रहे थे। मैं भी कहूँ इतने आराम से कैसे बैठे हैं, इसने इनके सर पर जाकर कहा तो दोनों उछल खड़े हुए। वो भागना चाहते थे कि इसने दबोच लिया। मुझे खोया पकाने में लगा दिया, मैं तुम्हारी नौकर हूँ, निकालो मेरे चॉकलेट। अम्मी अम्मी दोनों चिल्लाने लगे तो अम्मी घबरा कर भागी आई। क्या हो रहा है? तुम इतनी बड़ी हो गई हो, बच्चों को मारते शर्म नहीं आती? छोड़ो। अम्मी इसके शिकंजे से दोनों को छुड़वाने की सही करते बोली। आने दो बाप को, बहुत सर चढ़ा लिया है उन्होंने तुम्हें, और आपने जो इनको सर चढ़ाया है इतने इतने से हैं और कितनी बदतमीजी करते हैं मेरे साथ। आपको नज़र नहीं आता? सब नज़र आता है मुझे। तुम्हें खुद अपनी इज्जत करवानी नहीं आती, हर वक्त इनके साथ लगी रहोगी तो यही सलूक करेंगे। करके तो देखें आइंदा मेरे साथ बदतमीजी, मुंह तोड़ कर रख दूंगी। बड़े आए कहीं से, मेरे सारे चॉकलेट खा लिए। वो रुहासी हो गई। तो क्या हुआ, खा लिए तो? अम्मी ने कहा, फिर एकदम ठिठक कर इधर उधर देख कर बोली, ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? जलने की? अल्लाह मेरा खोया। वो तीर की तेज़ी से भागी थी लेकिन किचन में दाखिल होने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि पतीली के अंदर से भी धुआं उठ रहा था। सत्यानाश, क्या चढ़ा कर गई थी? पीछे से अम्मी ने इसकी कमर पर धमोका मारते कहा। खोया? आहा कितना अच्छा खोया बन रहा है। आपी धापी खोया खाओगी? छोटे दोनों को मौका मिल गया, मजीद इसे चढ़ाने लगे। अम्मी इधर से इसको कोसे जा रही थी। वो आंखों में आंसू भरे अपने कमरे में आ गई। क्या हुआ? जो पतीली जल गई? करते करते ही काम आते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ डांट पड़ती है, और वो भी इन दोनों को कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुझे ही कहती हैं। मेरे सारे चॉकलेट खा लिए और इन्हीं की वजह से मेरा खोया भी जल गया। आइंदा मैं कभी इनसे बात नहीं करूँगी। कितने मतलबी हैं, होमवर्क करवाने के लिए कैसे खुशामद करते हैं। नैनी मेरी ड्राइंग बना दो। अब बना के दूंगी ना अच्छी तरह। कितने बुरे हैं, काम के वक्त आपी वरना धापी। वो मुसलसल बुड़बुड़ा कर दिल की भड़ास निकाल रही थी, फिर ऐसे ही सो गई। और खुद से तो वो कभी नहीं उठती थी, झंझोड़ना पड़ता। शाम में अम्मी पता नहीं भूल गई या नाराज़गी की वजह से ना उठाया। जब अब्बू आ गए और उन्होंने इसका पूछा तब निशी भागी आई। नैनी उठो, अब्बू आ गए। उठो ना, अब्बू बुला रहे हैं। निशी ने इसके सर के नीचे से तकिया खींच कर इसके मुंह पर दे मारा तो इसकी बदतमीजी पर खोल कर रह गई। बोली कुछ नहीं और सिर्फ अब्बू की वजह से कमरे से निकल आई तो वो इसे देख कर पूछने लगे, क्या बात है बेटा, तबीयत ठीक है? जी। वो रूठी रूठी सीधी वॉश बेसन पर गई और हाथ मुँह धो कर आई। इसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अरे क्या हुआ बेटा? अब्बू को इसकी ज़रा सी चुप बुरी तरह खिलती थी। आंसू? मुझे बताओ क्या हुआ है? इस घर में मेरे साथ बहुत बुरा सलूक होता है, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? वो रोते हुए बोली। अम्मी हर वक्त डांटती हैं। काशी निशी इतनी बदतमीजी करते हैं, मैं बता नहीं सकती। मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। अम्मी इन्हें कुछ नहीं कहती, वो इनकी अपनी औलाद है ना, और मैं, तुम मेरी बेटी हो। अब्बू इसे अपने साथ लगाते बोले। मुझे बताओ अम्मी क्यों डांटती हैं? मुझसे पतीली जल गई और अगर बर्तन हाथ से छूट जाते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं कोई जानबूझकर थोड़ा ही तोड़ती हूँ। काशी निशी मुझे नैनी भीनी कहते हैं और मोटी भैंस। आज दोनों ने मेरे सारे चॉकलेट खा लिए, खोया भी इनकी वजह से जला था और डांट मुझे पड़ी। बच्चों की तरह रोते हुए इसने शिकायत का दफ्तर खोल लिया। अब्बू ने सारी सूरत हाल समझ कर इस वक्त काशी निशी को बुलाकर बहुत डांटा तो अम्मी आकर कहने लगी, इसको भी समझाएं, इतनी बड़ी हो गई है, अकल नाम को नहीं। समझ जाएगी, वक्त के साथ सब समझ जाते हैं। चलो बेटा आप मुँह धो लो, अच्छे बच्चे नहीं रोते। अब्बू ने अम्मी को जवाब देकर इससे कहा तो वो शू शू करती उठकर चली गई। नहीं, आपकी ये बातें इसे कभी बड़ा नहीं होने देंगी। अम्मी ने सर झटकते कहा, मुझसे इसका रोना बर्दाश्त नहीं होता, न मैं इसे डांट सकता हूँ और तुम भी मत डांटा करो, बहुत छोटे दिल की है। अब्बू ने कहा तो अम्मी गहरी सांस लेकर बोली, लड़कियों के साथ इतनी मोहब्बत और नरमी अच्छी नहीं होती, आगे पता नहीं नसीब में क्या लिखा हो।
اللہ سے अच्छी उम्मीद रखो। मेरी बेटी का नसीब बहुत अच्छा है। अब्बू ने जिस अंदाज में कहा, अम्मी समझ गई कि वो इस सिलसिले में कुछ नहीं सुनेंगे। जब ही खामोश होकर रह गई। वो अपनी बात पर कायम नहीं रह सकती थी। अक्सर तहैया करती छोटे दोनों से बात नहीं करेगी, लेकिन अगले वक्त भूल जाती। और इस बार छोटे दोनों ने इससे बात ना करने की कसम खाई थी, क्योंकि इसने इन्हें अब्बू से डांट पड़वाई और वो अपनी कसम तोड़ने पर तैयार न थे। आज तीसरे दिन भी वो इन्हें मिनाती फिर रही थी। मैं कॉलेज से इतनी सारी चॉकलेट लाई हूँ, खाओगे? और पता है, मुझे अंडों का हलवा बनाना भी आ गया है। इतना मज़े का बनाऊंगी, पतीली जल जाएगी। निशी ने काशी के कान में सरगोशी की तो वो मुंह पर हाथ रख कर खी खी करने लगा। मुझे पतंग उड़ानी भी आती है। इस बार इसने खाने का लालच छोड़कर दूसरा हलवा आजमाया, जिस पर काशी उछल पड़ा। हैं, तुम्हारे पास पतंग है? काशी, चुप, बात नहीं करो इससे। निशी इसे कोहनियाँ मारने लगी। तुम चुप करो ना, मैं पतंग ले आऊँ? काशी अब कहाँ निशी की बात सुनने वाला था। ले आओ, साथ डोर भी लाना। इसने झट पैसे निकाल कर दिए और वो पूरी दोपहर अपनी नींद हराम करके इन दोनों के साथ पतंग उड़ाने की कोशिश करती रही। पतंग तो नहीं उड़ी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी और इस खुशी में अपने सारे चॉकलेट्स भी इन दोनों में बांट दिए, क्योंकि वो फितरतन सुलह जो थी, ज़्यादा देर किसी से नाराज़ ना रह सकती थी और दूसरे की नाराज़गी तो इसकी जान पर बना देती। अब्बू को इसकी यही बातें आदतें पसंद थीं, जबकि अम्मी सिर्फ एक ही नज़रिए से सोचती कि लड़की ज़ात है, कल को पराए घर जाना है, और वो इसी हिसाब से इसे घरदारी में ताक करना चाहती थी। हालांकि अभी वो इतनी बड़ी ना थी। इस साल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। वो अपनी तमाम लापरवाही और गैर जिम्मेदारियों के बावजूद पढ़ाई में अच्छी थी। मैट्रिक में ग्रेड लाई, जिससे अब्बू चाहते थे कि वो सिर्फ पढ़ने पर तवज्जो दे और मेडिकल में जाए। इसलिए वो इसके घरेलू कामों में अदम दिलचस्पी को इग्नोर करते, बल्कि अम्मी कहती तो इन्हें भी टोक देते। अभी इसे खानादारी सिखाने की ज़रूरत नहीं, मेरी बेटी को पढ़ने दो। तुमसे अगर खाना नहीं पकता तो मुलाजिम रख लो, ये जब तक डॉक्टर नहीं बन जाती खाना नहीं पकाएगी। अब्बू हमेशा से कहते, लेकिन आगे अल्लाह को कुछ और मंजूर था, जो इस रोज़ अब्बू खुद ही कहने लगे। गजनी आज मुझसे कह रहा था कि इसकी वालदा हमारे घर आना चाहती हैं। कौन गजनी? अम्मी बिल्कुल नहीं जानती थी। मेरे साथ ऑफिस में काम करता है और रहता भी इसी ब्लॉक में है। शायद मोहल्लेदारी की वजह से आना जाना रखना चाहती होंगी। बहरहाल तुम ख्याल रखना, किसी दिन इसकी वालदा आएंगी, अबू ने गजनी के बारे में बता कर कहा। और तीसरे ही दिन गजनी की वालदा और भाभी आ गई। वो इस वक्त आदत के मुताबिक गड्ढे घोड़े बेच कर सो रही थी। निशी ने नामरात, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं? अम्मी ने बाकायदा चप्पल उठा ली। क्यों मार रही हैं? क्या किया है मैंने? वो पहली चप्पल से ही बुलबुला कर चीखी, लेकिन अम्मी कहाँ अपने हवासों में थी, अपनी बोले जा रही थी, इसका कसूर नहीं बता रही थी। अगर निशी और काशी आकर अम्मी को खींच न ले जाते तो इसकी हड्डी पसली टूट चुकी होती। कोई छोटी बच्ची थोड़ी हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। अम्मी ने मुझे चप्पलों से मारा। शाम में वो अब्बू के सामने रो रो कर फरियाद कर रही थी, और क्योंकि इससे पहले ही अम्मी ने अब्बू को सारी बात बताकर इल्ज़ाम भी इन्हें ही दे डाला था कि इनके लाड प्यार की वजह से वो ऐसी है और इसे देखकर छोटे भी बिगड़ रहे हैं, इसलिए अब्बू इसके आंसुओं से बस अंदर ही अंदर तड़पे। इस पर जाहिर न किया और समझाते हुए कहने लगे, बेटा, जब तुम अपने आप को बड़ा कह रही हो तो फिर अम्मी का ख्याल क्यों नहीं करती? तुम्हें इनका कहना मानना चाहिए। बहुत गलत किया आज तुमने। वो मेहमानों के सामने कितनी शर्मिंदा हुई। कौन से मेहमान? मैंने क्या किया? इसे वाकई खबर नहीं थी। क्यों, तुम्हें नहीं पता आज घर में कौन आया था? नहीं, मैं सो रही थी, वो सिसकियाँ लेते बोली। हाँ, तो जब निशी ने तुम्हें उठाया तो तुम क्यों नहीं उठी? मुझे नहीं पता, मेरी आंख नहीं खुलती। फिर अम्मी ने तो मुझे घसीट कर उठाया था, इस पर मारा भी। वो फिर ज़ारों की तार रोने लगी। अरे अरे, रो नहीं, अब्बू इसे अपने साथ लगाते बोले। मैं तुम्हारी अम्मी को समझाऊंगा, तुम्हें मारेंगी नहीं। मैं बड़ी हो गई हूँ, कॉलेज में पढ़ती हूँ। हाँ, मेरी बच्ची कॉलेज में आ गई है, अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा। तभी अम्मी आ गई और जल कर बोली, ये कभी नहीं सुधर सकती। समझ जाएगी, वक्त के साथ समझ आ जाती है, अब्बू ने कहा तो अम्मी सर झटक कर बोली, पता नहीं कौन सा वक्त आएगा। फिर ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि गजनी की वालदा और भाभी फिर आ गई। इस बार वो बरामदे में निशी के साथ बैठी इसकी गुड़िया का जहेज तैयार कर रही थी। सारी चीज़ें इसके अतराफ बिखरी थी और वो दरमियान में बैठी बड़े इन्हमाक से गुड़िया के शरारे पर गोटा लगाने में मसरूफ़ थी। निशी ने टहोका मारने पर सर ऊंचा करके दोनों खवातीन को सलाम किया, फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई।
आएँ, अंदर चलें। अम्मी ने फ़ौरन ख़वातीन से अंदर चलने का इसरार किया, लेकिन वो जैसे इनसे मिलने आई थी वहीं तख्त पर बैठते पूछने लगी, ये आपकी बेटी है? जी। अम्मी ने इसे घूरना शुरू किया, लेकिन वो मुतवज्जो ही नहीं हुई। माशाल्लाह, क्या नाम है? गज़नी की वालिदा ने अम्मी को देखा तो वो जो इसे घूर रही थी फ़ौरन संभल कर बोली, नैनी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? अम्मी भाभी ने पूछा। अभी कॉलेज में दाखिला लिया है। अच्छा हाँ, अभी 4-6 महीने पहले गज़नी ने बताया था कि शहाब साहब की बेटी ने मैट्रिक पास कर लिया है और वो तब से कह रहे हैं कि हम मुबारकबाद दें आएँ, इसी बहाने आपसे मिलना मिलाना हो जाएगा। भाभी ने याद करते कहा, हाँ अजीब बात है, एक ही मोहल्ले में रहते हुए कभी मुलाकात नहीं हुई, अब तो हो गई मुलाकात। आप आइएगा, गज़नी की वालिदा ने कहा तो अम्मी उठते बोली, ज़रूर, आएँ अंदर चलें, यही ठीक है। बेटी तुम क्या सी रही हो? वो अम्मी से कहकर मुखातिब हो गई। जी। इसने इधर सर ऊंचा किया, उधर उंगली में सुई चुभ गई। हाय, अरे देखो खून निकल रहा है, भाभी ने कहा तो इसने जल्दी में गुड़िया के शरारे से खून साफ किया, जिस पर निशी चीख पड़ी, ये क्या किया? मेरा शरारा खराब कर दिया, अपने दुपट्टे से नहीं साफ कर सकती थी? चुप, इसने आहिस्ता से निशी को घिरका। उठो नैनी, अंदर जाओ। अम्मी ने देखा खवातीन तो जम कर बैठ गई हैं, इसे ही अंदर जाने को कहा, और वो ऐसे तो जाने वाली नहीं थी। निशी से खाइफ होकर कहीं वो मजीद उल्टा सीधा ना बक दे, फ़ौरन उठ कर चली गई। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, गज़नी की वालिदा बाकायदा अम्मी की तरफ मुतवज्जो होकर बोली तो भाभी ने इनसे बात मजीद आगे बढ़ाई। हम इसी के लिए आए हैं? जी। अम्मी वाकई हैरान हो गई। गज़नी इसी फॉर्म में काम करते हैं जहाँ आपके शोहर हैं, शायद कभी इनके मुँह से आपने गज़नी का नाम सुना हो। जी, गुज़श्ता बार उन्होंने ही बताया था कि गज़नी की वालिदा आना चाहती हैं, लेकिन ये तो मेरे गुमान में भी नहीं था कि आप इस मकसद से। अम्मी इनके मकसद से अचंभे में गिर गई। नेक मकसद है, आप भाई साहब से मशवरा कर लीजिए, वो गज़नी को अच्छी तरह जानते हैं। गज़नी की वालिदा ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी अभी छोटी है, देखा नहीं अभी गुड़िया से खेल रही थी। अम्मी ने कहा तो गज़नी की वालिदा अपनी बहू को देखने लगी कि वो कुछ कहे। आंटी, आप पहले अंकल से बात कर लें, देखें वो क्या कहते हैं। भाभी ने कहा तो अम्मी फ़ौरन बोली, हाँ जाहिर है इनसे बात करने के बाद ही मैं कुछ कह सकूंगी, और आप सिर्फ इसलिए इनकार मत कीजिए कि बेटी कम उम्र है, शरई हुक्म तो बेटी के जवान होते ही इसकी शादी कर देने का है। गज़नी की वालिदा कहते हुए उठ खड़ी हुई। आप खड़ी क्यों हो गई? बैठे, मैं चाय। फिर सही, और सिर्फ चाय नहीं, हम मिठाई भी खाएंगे, भाभी ने मायनी खेज अंदाज में कहा तो अम्मी खामोश हो रही और इनके जाते ही बड़ी शिद्दत से अब्बू का इंतजार करने लगी। हालांकि जानती थी कि वो 6 बजे से पहले नहीं आएंगे, फिर भी बार बार गेट की तरफ देख रही थी। तब भी वो अंदर से चिल्लाती हुई आई, काशी, बॉल मिल गई, जल्दी से बैट ले आओ। बॉल मिल गई? कहाँ से मिली? काशी बॉल का सुनकर भागा आया। मैंने ढूंढ ली, पहली बारी मेरी। इसने बैट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन काशी फौरन पीछे हट गया। नहीं, फिर तुम मेरी बारी नहीं दोगी? क्यों नहीं दूंगी? पहले कभी ऐसा हुआ है? हाँ, तुम हमेशा अपनी बारी लेकर भाग जाती हो। कोई नहीं, झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। वो बच्चों की तरह काशी से लड़ रही थी, और अम्मी जो इसके प्रपोजल का सोचते हुए इसे देखने लगी थी, अपने आप मुस्कुराने लगी, और जब अब्बू आए तो इन्हें भी इसी तरह हंस हंस कर बताने लगी। गज़नी की वालिदा और भाभी आज फिर आई थी अपनी नैनी का रिश्ता लेकर। रिश्ता? अब्बू ने हैरान होकर देखा। हाँ बताएं भला, इसकी उम्र है अभी शादी की, बच्चों की तरह तो खेलती और लड़ती झगड़ती है। जब वो लोग आई इस वक्त भी गुड़िया लिए बैठी थी, फिर भी वो बात कर गई। किसके लिए? मेरा मतलब है लड़के के बारे में बताया। कौन है? अब्बू कुछ सोचते हुए पूछने लगे। वही जो आपके साथ ऑफिस में काम करता है। गज़नी? अब्बू ने चौंक कर देखा, फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, लड़का तो अच्छा है, 2 साल से मैं इसे देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत मेहनती और ईमानदार है, बस उम्र में कुछ ज़्यादा है। अपनी नैनी कितने साल की होगी? 17वें में लगी है, और वो 26-28 का होगा। खैर उम्र का फ़र्क तो कोई मायने नहीं रखता, अब्बू ने कहा तो अम्मी ताज्जुब से बोली, हैं आप संजीदा हो रहे हैं? हाँ, क्यों तुम्हें एतराज़ है? अब्बू ने संजीदगी से पूछा। एतराज़ मुझे इस रिश्ते पर नहीं, बल्कि नैनी की शादी करने पर है। इतनी जल्दी तो मैं इसकी शादी करने के हक़ में नहीं। कद काट में जितनी अपनी उम्र से बड़ी नज़र आती है, अकल में इतनी ही छोटी है। हम माँ बाप हैं जो इसकी बचगाना हरकतों को बर्दाश्त करते हैं, और कोई नहीं कर सकता। अम्मी गलत नहीं कह रही थी, इसलिए अब्बू ने कोई बहस नहीं की और इस वक्त खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन फिर मौका देखकर वो अम्मी को कायल करने बैठ गए, क्योंकि इन्हें गज़नी पसंद था। इसके लिए वो ये भी भूल गए कि अब तक वो खुद अम्मी को टोकते रहते थे कि नैनी अभी बच्ची है, वक्त के साथ समझ जाएगी। और दिलचस्प बात यह थी कि अब अम्मी इन्हें टोक रही थी। यूं ही कितने दिन गुजर गए और अभी दोनों किसी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हुए थे कि गज़नी की वालिदा फिर आ गई। क्या सोचा आपने? उन्होंने हाल अहवाल पूछकर फ़ौरन अपने मतलब की बात की। क्या सोचे, अभी तो मेरी बेटी पढ़ रही है, घरदारी तो मैंने अभी इसे सिखाई नहीं। अम्मी ने अभी उज़र तराशने शुरू ही किए थे कि वो बोल पड़ी, मैं हूँ ना, सब सिखा दूँगी, और आगे पढ़ना चाहेगी तो भी हमें कोई एतराज़ नहीं, बस आप हाँ कह दे। मैं अपने शोहर की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कह सकती। अम्मी ने दामन बचाया तो वो पूछने लगी,
بھائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بھی کچھ نہیں سوچا۔ میرا مطلب ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ ٹھیک ہے، میں آج ان سے بات کر کے ہی جاؤں گی۔ غزنے کی والدہ شاید تہیہ کر کے آئی تھیں کہ آج حامی بھروا کر ہی اٹھیں گی، اس لیے ابو کے انتظار میں آرام سے بیٹھ گئیں۔ اور امی کیا کرتی؟ انہیں جانے کو تو نہیں کہہ سکتی تھیں۔ مجبوراً کچھ دیر ان کے پاس بیٹھی، پھر معذرت کر کے کچن میں چلی آئیں اور جب تک کھانا تیار ہوا ابو آ گئے اور وہ تو پہلے ہی تقریباً رضامند تھے۔ غزنے کی والدہ کے سامنے کچھ زیادہ نہیں بولے، غزنے کی تعریف کرتے رہے، پھر حامی بھرنے کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، کوئی کام وام نہیں آتا، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی۔ غزنے کی والدہ حامی بھروا کر خوش تھیں اور اس کی تمام کارروائی کے دوران وہ اندر کاشی اور نشی کے ساتھ لوڈو کھیلتے ہوئے بار بار کہے جا رہی تھی، کون ہے یہ آنٹی؟ ہر دوسرے دن چلے آتی ہیں۔ ہاں مجھے بھی اچھی نہیں لگتی۔ نشی نے برا منہ بنایا۔ جاؤ دیکھو گئیں کہ نہیں، اتنی بھوک لگ رہی ہے، جائیں گی تو کھانا ملے گا۔ وہ لوڈو سے اکتا کر لیٹتے ہوئے بولی، پہلے یہ گیم ختم کرو، میں جیت رہی ہوں۔ کوئی نہیں، اس نے لوڈو کھینچ کر ایک طرف پھینک دی۔ پاگل، کاشی زور سے چیخا، اب اٹھا کے دو میری ساری گوٹیاں، خود اٹھا لو موٹی بھینس، آئندہ ہاتھ مت لگانا میرے لوڈو کو۔ کاشی اس کی نقل اتار کر بڑبڑاتا ہوا ادھر ادھر بکھری گوٹیاں جمع کرنے لگا، تب ہی امی آ گئی۔ چلو بیٹا کھانا کھا لو۔ وہ آنٹی چلی گئی؟ اس نے فوراً پوچھا تو امی ٹوکتے ٹوکتے رہ گئی۔ ہاں کیوں آ جاتی ہیں ہر روز؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تمہارے لیے۔ امی اس کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھیں لیکن وہ تو سیدھی سادی بات بھی دیر سے سمجھتی تھی، تب ہی تعجب سے بولی، میرے لیے؟ ہاں تم انہیں پسند آ گئی ہو، وہ اپنے بیٹے کی تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں۔ امی کو اچانک اس پر پیار آیا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی تو وہ بری طرح الجھ گئی۔ امی؟ ہاں بیٹا، اب انہیں کچھ مت کہنا، تمہاری ساس ہیں وہ، اور یہ بچوں کے کھیل اور بچوں کے ساتھ کھیلنا بند کرو۔ امی نے فوراً لیکچر دینا شروع کیا تھا کہ وہ سادگی سے پوچھنے لگی، پھر کس کے ساتھ کھیلوں؟ یا اللہ، امی جھنجھلا گئی، کب عقل آئے گی تمہیں؟ چلو چل کر کھانا کھاؤ۔ آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ منمنائی۔ کوئی ناراض نہیں ہو رہی، چلو۔ امی سر جھٹکتی چلی گئی تو وہ بھوک کے مارے ان کے پیچھے چلی آئی۔ پھر جمعے کے دن سادہ سی تقریب میں غزنی کی والدہ نے اسے منگنی کی انگوٹھی پہنائی تو اس پل جہاں اس کے دل پر یہ نام رقم ہوا وہاں آنکھوں میں خواب سج گئے۔ سنو، تم نے غزنی کو دیکھا ہے؟ کیسے ہیں؟ رات میں وہ نشی اور کاشی سے بڑی رازداری سے پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھے، دونوں ایک ساتھ بولے۔ مجھے نیا بیٹ لا کر دیں گے اور مجھے گڑیا۔ کیوں؟ وہ کیوں لا کر دیں گے؟ خبردار جو ان سے کوئی چیز لی تو، اس نے ٹوک کر ڈانٹا۔ ہم نے تھوڑے کہا ہے، وہ خود ہی کہہ رہے تھے۔ کہتے رہے، تم منع کر دینا، بری بات ہے نا؟ وہ پہلی بار انہیں پیار سے سمجھا رہی تھی، کسی سے کوئی چیز نہیں لینی چاہیے۔ وہ تو ہمارے بھائی ہیں، کاشی نے کہا۔ پھر بھی ان سے کچھ نہیں لینا ورنہ میں تم دونوں سے کبھی نہیں بولوں گی، اس نے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جیسے اس کی بات ماننی چاہیے یا نہیں۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے۔ امی اب ہر بات میں اسے ٹوکنے کے ساتھ یہ بھی کہنے لگیں کہ سسرال میں تمہاری یہ حرکتیں برداشت نہیں کی جائیں گی، کچھ تمیز سیکھو، یہاں تمہیں کھانے سونے کے علاوہ اور کام نہیں، اور وہاں ان کے علاوہ سارے کام کرنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ اسے کچن کے کاموں میں لگانے کی کوشش کرتی لیکن اس پر یا تو نیند سوار رہتی یا کھیل کی طرف دھیان رہتا۔ مزید اب غزنی کے خیالوں میں گم رہنے لگی، گو کہ اب تک ان کی بس ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، وہ بھی اس وقت جب وہ ڈرائنگ روم میں تقریباً داخل ہو چکے تھے اور ادھر کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے سائڈ سے ذرا سا دیکھا، وائٹ سفاری سوٹ میں ایک دراز قد، اور بس اس کے بعد کاشی اور نشی سے ہی تعریفیں سنی۔ وہ دونوں تو چند دنوں میں بس ان کے گیت گانے لگے۔ اس وقت وہ سو کر اٹھی تھی، آنگن میں لگے واش بیسن پر آ کر منہ ہاتھ دھوتے خیال آیا کہ کاشی نشی نظر نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دھیان اپنی الماری کی طرف گیا تو فوراً نل بند کر کر اندر آئی لیکن وہ موجود نہ تھے۔ پھر امی کے کمرے میں جھانکا اور انہیں نماز میں مصروف دیکھ کر وہ اچھمبے میں گھری ڈرائنگ روم کی طرف آئی تو اندر سے آتی مردانہ آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ نینی کیا کر رہی ہے؟ پڑی سو رہی ہے، ہر وقت سوتی رہتی ہے۔ کاشی کے جواب پر وہ پیچ تاپ کھانے لگی۔ تم اٹھا دو نا۔ اللہ نہیں غزنی بھائی، اتنی زور سے چیخ مارتی ہے موٹی بھینس۔ نشی غالباً کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ اوف، یہ غزنی کے سامنے؟ اس کا دل چاہا دونوں کو گھسیٹ کر لے آئے اور خوب مارے۔ اور غزنی؟ وہ کتنی دلچسپی سے پوچھ رہے تھے۔ اور کیا کیا کرتی ہے؟ کھانا پکاتی ہے؟ نہیں، اسے کچھ پکانا نہیں آتا، کبھی کبھی جب دودھ پھٹ جاتا ہے تو اسے کھویا بناتی ہے، ساری پتیلی جل جاتی ہے۔ اچھا پھر امی سے ڈانٹ پڑتی ہے۔ اور ادھر غزنی نے اس کے مزید کارنامے جاننے کو ابھی اسی قدر کہا تھا کہ اس کا ضبط جواب دے گیا، ساری مصلحتیں بلائے طاق رکھ کر فوراً اندر آئی۔ اور میں بتاتی ہوں۔ پھر غزنی کو دیکھتے ہی اچھل کر بولی، آپ وہی ہیں نا جسے میں نے پتھر مارا تھا؟ تو آپ نے جان بوجھ کر مارا تھا؟ غزنی اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ سٹ پٹا گئی۔ جی نہیں، وہ تو میں امرود کا نشانہ لے رہی تھی۔ جا لگا سیدھا دل پر، انہوں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا لیکن وہ سمجھی نہیں۔ جی نہیں، آپ کے ماتھے پر لگا تھا۔ نہیں، دل پر۔ ماتھے پر؟ وہ جیسے ثابت کرنے پر تل گئی۔ دل پر؟ اس بار غزنی کا انداز ہی نہیں لہجہ بھی بدل گیا۔
مزید آنکھیں جذبوں کی ترجمانی کرنے لگیں تو وہ جو پھر اپنی بات دہرائے جا رہی تھی ایک دم سے نظریں جھکا گئی۔ کہاں لگا؟ غزنی کی شریر مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ اب کہاں ٹھہر سکتی تھی۔ فوراً کمرے سے نکل گئی اور سامنے سے آتے امی کو دیکھ کر گھبرا کر بولی، امی وہ میں کاشی اور نشی کو دیکھنے گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ… اچھا جاؤ چائے کا پانی رکھو۔ امی قصدن نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی تو گہری سانس کھینچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ کالج سے نکلتی تو گھر جانے کی جلدی صرف سونے کے لیے ہوتی تھی۔ آخری پیریڈ میں ہی سے جمائیاں آنے لگتی، آنکھیں الگ بوجھل ہو جاتی اور پھر پیریڈ آف ہوتے ہی وہ ایسے بھاگتی جیسے پرائمری کے بچے چھٹی ہونے پر بھاگتے ہیں، کبھی نوٹس کے لیے یا کسی سہیلی کے بہت اصرار کرنے پر بھی 5 منٹ نہیں رکتی۔ اس وقت وہ ایسے ہی بھاگی تھی اور بہت تیز قدموں سے اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک سامنے غزنی آ گئے۔ السلام علیکم۔ آپ؟ وہ کچھ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ انہوں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ کسی کو نہیں۔ پریشان کیوں ہو گئی؟ میں غیر تو نہیں؟ آؤ میں گھر چھوڑ دوں گا، انہوں نے اپنا ایک احساس دے کر کہا۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، وہ مزید گھبرا کر بولی۔ کیوں؟ وہ امی ناراض ہوں گی۔ نہیں ہوں گی، آؤ۔ انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تو وہ جھجکتے ہوئے بیٹھ گئی۔ روزانہ اسی وقت کالج سے نکلتی ہو؟ انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے پوچھا۔ جی، لیکن آپ روزانہ نہیں آئیے گا، اس نے کہا تو وہ بے ساختہ مسکرائے۔ کیوں؟ اگر میری سہیلیوں نے دیکھا تو وہ باتیں بنائیں گی۔ بنانے دو۔ نہیں، یہ اچھی بات نہیں، اس نے لمبی جمائی لے کر کہا تو ایک نظر اس پر ڈال کر بولے، تمہیں نیند آ رہی ہے؟ وہ اصل میں مجھے دوپہر میں سونے کی عادت ہے، وہ دوسری جمائی میں مشکل روک کر بولی۔ صرف دوپہر میں نے تو سنا ہے تم سارا وقت سوتی رہتی ہو، انہوں نے کہا تو وہ ایک دم تیز ہو کر بولی۔ کاشی اور نشی نے بتایا ہوگا نا، بہت بدتمیز ہیں دونوں، اور چھوٹے بھی۔ خیر یہ بتاؤ اور کیا کیا خوبیاں ہیں تم میں؟ انہی دونوں سے پوچھ لیجیے گا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، وہ بے ساختہ مسکراہٹ چھوٹوں میں دبا کر بولے تو وہ کتنی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھ میں کوئی خوبی نہیں، گھر کا سارا کام امی کرتی ہیں، میں اگر کچن میں چلی جاؤں تو برتن ٹوٹتے ہیں یا جلتے ہیں، اور کپڑے میں نے کبھی نہیں دھوئے، ماسی دھوتی ہیں، اور صفائی وغیرہ بھی وہی کرتی ہے، مجھے صرف پڑھنے کا شوق ہے اور کھیلنے کا۔ اچھا کون سا گیم کھیلتی ہو؟ ان کا خیال تھا وہ بیڈمنٹن، والی بال وغیرہ کہے گی، اور اس نے بتایا ایسے ہی انداز میں تھا جیسے نیشنل لیول پر کھیلے جانے والی کسی گیم کی چیمپئن ہو۔ لوڈو اور کاشی کی سائیکل چلانے میں بھی مجھے مزہ آتا ہے۔ آپ کے گھر میں سائیکل ہے؟ ہاں، کاشی کے برابر میرا بھتیجا ہے، اس کی سائیکل ہے، لیکن وہ تم نہیں چلاؤ گی؟ انہوں نے ایک پل میں اسے خوشی دے کر دوسرے پل چھین لی۔ کیوں؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی اور انہوں نے بس اسے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ پھر جب اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تو اسے متوجہ کر کے بولے، سنو، اب جاتے ہی سو مت جانا۔ نہیں، پہلے تو کھانا کھاؤں گی، اس کے بعد سوؤں گی، وہ کہتے ہوئے فوراً اتر کر گیٹ میں داخل ہو گئی۔ ان کا رد عمل دیکھنے کی کوشش نہیں کی، ویسے اسے لگا تھا جیسے وہ مسکرائے تھے۔ پھر بھی کھانے کے بعد اس نے بہت کوشش کی کہ خود کو کسی کام میں مصروف کرے، کیونکہ انہوں نے سونے سے منع کیا تھا، لیکن ایک نیند ہی اس نے نہیں روٹھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح ایسی مہربان ہوئی کہ پھر اسے ہوش نہ رہا۔ پھر زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ غزنی کی والدہ نے شادی کرنے پر اصرار شروع کیا، گو کہ امی نے پہلے ہی ان سے طے کر لیا تھا کہ وہ 2 سال بعد ہی اس کی شادی کریں گی، اور انہوں نے یہ بات مان بھی لی تھی۔ لیکن اب ان کا حج کا فارم آ گیا تو وہ چاہتی تھیں کہ اس فرض سے سبکدوش ہو کر جائیں، جو امی ابو کو مجبوراً آمادہ ہونا پڑا۔ پھر شادی تو کرنی ہی تھی، ابھی کرتے یا 2 سال بعد، بس فکر اس بات کی تھی اسے گھرداری نہیں آتی تھی، اور امی نے بار بار غزنی کی والدہ کے سامنے اپنی تشویش کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ ہر بار یہی کہا، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ اور امی فکر کیسے نہ کرتی، جانتی جو تھیں کہ سسرال کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، پھر بھی لوگ آنے والی لڑکی سے کچھ توقعات ضرور رکھتے ہیں، اور وہ تو ایک دم کوری تھی۔ 15 دن بعد کی تاریخ طے ہوئی، اور اتنے دن امی نے اسے اپنے ساتھ کچن میں لگائے رکھا، جس سے وہ روٹی اور دال چاول بنانا سیکھ گئی، اور پھر بڑی سادگی سے پوچھنے لگی، کیا وہاں صرف دال چاول کھانے کو ملیں گے اور کچھ نہیں؟ نہیں، امی نے بے ساختہ ہنستے کہا، میں نہیں کھاؤں گی۔ کیوں؟ جب سب لوگ کھائیں گے تو تم کیوں نہیں کھاؤ گی؟ مجھے نہیں اچھے لگتے، میں آپ کے پاس آ کر کھانا کھاؤں گی، میرے لیے ضرور رکھیے گا، سارا کاشی اور نشی کو مت دیجیے گا۔ اچھی بات ہے۔ امی اس وقت جتنی محظوظ ہوئیں، بعد میں اسی حساب سے ان کو آنسو آئے۔ میرے اللہ، میری بچی بہت سادہ اور معصوم ہے، اس کے ساتھ معاملہ رکھنے والوں کو فراخ دل رکھنا اور اس کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دے اور اسے خوش رکھے۔ اور ایسی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ وہ بابل کے گھر سے رخصت ہو کر غزنی کی سنگت میں نئے سفر کا حسین تصور لیے جس آنگن میں اتری، وہاں پہلے مرحلے پر اسے خوب پذیرائی ملی۔ غزنی کے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، اس لیے اس گھر میں کافی افراد تھے۔ غزنی کے چچا چچی اور ان کے 4 اولادیں، جن میں سے ایک کی شادی ہو گئی تھی، پھر دادی بھی تھیں، اور غزنی کل 5 بہن بھائی تھے۔
दोनों बहनें अपने घरों की हो चुकी थीं, जबकि बड़े भाई अपनी बीवी और दोनों बच्चों समेत इसी घर में रहते और एक भाई गजनी से छोटा था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। बहरहाल तमाम अफराद से फर्दन फर्दन मुतारिफ कराने के बाद गजनी की बड़ी बहन इसे हुजला अरूसी में छोड़ने आई तो खासी तनकीदी नज़रों से इसका जायज़ा लेकर नखुवत से बोली, कोई इतनी हसीन तो नहीं हो? पता नहीं गजनी किस बात पर मर मिटा। ये क्या कह रही हैं? इसका नन्हा सा दिल सहम गया। अलमारी में कपड़े लटके हैं, निकाल लेना, और हाँ, जेवर उतारना तो लॉकर में संभाल कर रखना। कोई चीज़ इधर उधर हो गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, समझी? वो हंसी नरूटेपन से तंबी करती चली गई तो इसने डरते डरते ज़रा सी आंखें खोली और कमरा खाली देख कर फ़ौरन सीधी हुई। जाला, कमर अकड़ गई। अब पता नहीं गजनी कब आएंगे। जब भी आएंगे मुझसे तो बैठा नहीं जा रहा। वो बुड़बुड़ाती हुई लेटी की जमाइयाँ आने लगी। ज़रा देर को आंखें बंद करती, फिर घबरा कर खोलती। मैं सो नहीं रही, वो खुद को बावर करवाती। जब गजनी आए तो इन्हें खासा झटका लगा। कुछ देर खामोशी से इसे बेखबर सोते देखते रहे, फिर उठाने के इरादे से आगे बढ़े कि निशी की बात याद आई। ज़ोर से चीख मारती है। ओ गॉड! उन्होंने इधर उधर देखा, फिर गिलास में पानी भर कर पूरा इस पर उलट दिया। निशी की बच्ची! वो हड़बड़ा कर उठते ही अपने तईन निशी पर झपटी थी कि दूसरे पल मजबूत बाजों के हिसार में मचल गई। सोने को किसने कहा था? गजनी ने इसकी थोड़ी छू कर कहा तो वो जो इनके बाजू में पिघली जा रही थी बहुत धीरे से बोली, मैं सो तो नहीं रही थी। फिर? ऐसे ही बस। आपने पानी क्यों डाला? इसे एकदम अपनी गीली कमीज से उलझन महसूस हुई तो रूठे लहजे में बोली, क्या करता? अगर वैसे जगाता तो तुम चीख मारती। उन्होंने मुस्कुराहट दबा कर कहा तो वो फौरन बोली, जी नहीं, मैं इतनी बदतमीज़ नहीं। अच्छा, गुस्सा नहीं, नए सफ़र के आगाज़ पर लड़ते नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए नए सफ़र का आगाज़ करते हैं। वो मुस्कुराए जिस पर वो बुरी तरह झीम गई। गजनी के घर में सब लोग अच्छे थे, एक दूसरे का ख्याल रखने और मोहब्बत करने वाले। गजनी ने अव्वल शबी से समझा दिया था कि इसे सब के साथ मिलकर रहना है। अगर इसे किसी की बात बुरी लगे तो वो घर में बदमज़गी पैदा करने की कोशिश ना करे। अलबत्ता इनसे कह सकती है, और वो तो वैसे भी लापरवाह सी थी। फिर अभी इतनी मैच्योर भी नहीं थी कि किसी बात को गहराई से सोचती और बुरा मानती। हर एक के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई, लेकिन अपनी आदतें वो फ़ौरन नहीं बदल सकती थी। जहाँ मौका मिलता सो जाती, और गजनी के भतीजों के साथ खेलने को इसका दिल बहुत मचलता। बड़ी मुश्किल से खुद पर जबर किए थी, क्योंकि इसकी सास जो हज पर जाने वाली थी तो इनसे मिलने आने वालों का कोई वक्त मुकर्रर न था। इस वक्त वो बरामदे में खड़ी बड़ी हसरत से गजनी के दोनों भतीजों अनायतुल्लाह और हदायतुल्लाह को क्रिकेट खेलते देख रही थी। अनायतुल्लाह की बॉल पर हदायतुल्लाह ने बैट घुमाया तो बॉल सीधी इसकी तरफ आई, जिसे कैच करके वो बेख्तियार चिल्लाई, आउट। कोई नहीं चाची, आप थोड़े ही खेल रही हैं, हदायतुल्लाह ने एहतजाज किया। क्यों नहीं, मैं भी खेल रही हूँ। लाओ, अब मेरी बारी है। इसने बॉल फेंक कर इसके हाथ से बैट छीना। आपको खेलना आता है? दोनों बच्चे हैरान होकर इसे देखने लगे। अरे, ऐसे चौके छक्के लगाऊंगी कि देखते रह जाओगे। चलो गेंद करवाओ। वो दुपट्टा एक तरफ डाल कर खेलने को तैयार थी। चाची, आपके बाद मेरी बारी है, अनायतुल्लाह ने कहकर गेंद फेंकी, जिसे खेल कर वो इतरा कर बोली, देखा कैसा शॉट मारती हूँ। तभी इसका देवर खालिद आया और इसके हाथ में बैट देकर खुशगवार हैरत से चिल्लाया, अरे भाभी, क्रिकेट? चाची ने अभी चौका मारा है। दोनों बच्चे शौक से बताने लगे। अच्छा चलो गेंद करवाओ, मैं भी देखूं। सिर्फ देखने की नहीं हो रही, इधर खड़े हो जाओ, तुम्हारी बारी आखिर में आएगी, इसने कहा तो खालिद बच्चे के हाथ से गेंद लेकर बोला, नहीं, मैं गेंद करवाऊंगा। और खालिद की पहली बॉल पर ही वो आउट हो गई, लेकिन वो कहाँ मानने वाली थी। जी नहीं, तुम्हें गेंद करवानी नहीं आती। अरे वाह, मैं अपनी कॉलेज टीम का बेहतरीन बाउलर हूँ। मैं नहीं मानती। ना माने, लेकिन आप आउट हो चुकी हैं। क्यों बच्चों? हाँ चाची, आउट हो गई। आउट आउट, बच्चों ने शोर मचा दिया और इस हिसाब से वह एहतजाज करने लगी। अच्छा खासा हंगामा हो गया। इसकी सास घबरा कर कमरे से आई। क्या हो रहा है? दादी, चाची बेईमानी कर रही हैं, मेरी बारी नहीं दे रही, अनायतुल्लाह ने कहा तो वो नाक पर उंगली रख कर बोली, हैं ये तुम लोग बच्चों के साथ खेल रहे हो? मैं नहीं, ये खालिद। इसने घबरा कर बैट छोड़ दिया और अपना दुपट्टा उठाकर भागने लगी कि सास रोक कर बोली, मैंने खेलने को मना नहीं किया, बस शोर नहीं होना चाहिए। दादी सो रही है ना? अल्लाह अम्मा, आप कितनी अच्छी हैं। वो खुश होकर इनसे लिपट गई। फिर जिस रोज़ अम्मा हज पर जा रही थी, इस रोज़ उन्होंने पहली बारी से किचन में बुलाया जहाँ भाभी खीर बना रही थी। वो चम्मच इसके हाथ में थपा कर बोली, बेटी पकाने में हाथ लगा दो और अब भाभी का हाथ बटाया करना। जी। वो आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाने लगी। और क्या क्या पकाना आता है तुम्हें? भाभी ने यूं ही पूछा। रोटी, दाल चावल और चाय भी बना लेती हूँ, लेकिन इसमें कनी रह जाती है, गुरवानी में बोल गई। चाय में? भाभी हैरत के साथ हंसी। जी, इसने अपने कहे पर ध्यान दिया था ना भाभी के कहने पर, और भाभी का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आप हंस क्यों रही हैं? वो चम्मच छोड़ कर इन्हें देखने लगी। कुछ नहीं, जाओ बस, आज के लिए इतना काफ़ी है। और बेटी नहा धो कर तैयार हो जाओ, कितने लोग आ रहे हैं और शाम तक तो सारे रिश्तेदार आ जाएंगे, तुम्हारे मैके से भी सब आएंगे, अम्मी ने कहा तो वो सर हिलाती किचन से निकल गई।
चाची खेलें? हदायतुल्लाह और अनायतुल्लाह को इसे देखते ही बस खेल याद आता और अभी वो मना करना चाहती थी कि इसकी बड़ी नंद अपनी मोटी मोटी आंखें मजीद फैला कर बोली, जी इतनी बड़ी घोड़ी तुम्हारे साथ खेलेगी? वो इनके सामने बोल नहीं सकती थी और ना ठहर सकती थी। जब भी फ़ौरन अपने कमरे में आते ही गजनी से उलझ पड़ी। क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? जब आती हैं मुझे घूरती हैं और उल्टा सीधा बोलती हैं। कौन? किसकी बात कर रही हो? गजनी ने इसको गुस्से से तिल मिलाते देखा। वही जो आपकी आपा जान है। ओह, गजनी ने ज़रा से होंठ सिकोड़े, फिर इसका हाथ पकड़ कर पास बिठाते कहा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि इनकी बात का बुरा मत माना करो। वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं भाभी को भी बहुत कुछ कह जाती हैं। क्यों? बस आदत से मजबूर हैं। अच्छी आदत नहीं है। किस दिन मैं? खबरदार, गजनी फ़ौरन टोक कर बोले, मैं कभी ना सुनूं कि तुमने इनके साथ बदतमीज़ी की। वो मेरी बड़ी बहन है और फिर कभी कभी आती हैं। हर वक्त तो वो यहाँ नहीं रहती, और जो हर वक्त यहाँ रहते हैं वो सब तो तुमसे मोहब्बत करते हैं। इसने सर झुका लिया, अंदाज रूठा हुआ था। बस काफ़ी हैं इतनी मोहब्बतें, या मज़ीद की आरजू है? उन्होंने हल्के हल्के अंदाज में कहकर इसका हाथ दबाया तो इसने यूँ ही नफ़ी में सर हिलाया। बस फिर तो कोई मसला नहीं, आपा जो कहती हैं कहने दो। अच्छा है, ज़्यादा मिठास सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। कभी कभी तल्ख और तर्श मज़ा भी चख लेना चाहिए। वो कहते हुए उठ खड़े हुए तो वह भी एक दम याद आने पर उछल कर बोली, अरे मैं तो भूल गई, अम्मा ने तैयार होने को कहा है, अभी सब रिश्तेदार आ जाएंगे। कौन से कपड़े पहनूं? इसने अलमारी खोल कर गजनी को देखा, लेकिन वो जा चुके थे। अजीब आदमी है, इसने सर झटका। फिर इस ख्याल से स्काई ब्लू सूट निकाला कि गजनी को ये कलर पसंद था और वो इसकी तारीफ भी कर चुके थे। फिर जब वो तैयार होकर कमरे से निकली तो सामने काशी और निशी के साथ अम्मी आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो भागकर अम्मी से लिपट गई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? अम्मी ने इसका गाल चूमते कहा। बहुत अच्छी, वो खिलखिलाई। माशाल्लाह, हमेशा खुश रहो। अम्मी ने दुआ दी। आए अंदर चलें। और तुम? वो काशी की तरफ मुतवज्जो हुई, लेकिन वो निशी को कोहनी मार कर कह रहा था, अतरा कितना रही है, ज़रा अच्छी नहीं लग रही। निशी ने नाक सुकेड़ा। ये तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? खबरदार, यहाँ बदतमीज़ी नहीं करना। चल मोटी भैंस। इसने घबरा कर इधर उधर देखा। अम्मी आगे बढ़ गईं। फिर वो झुक कर इन दोनों से बोली, देखो ये मेरा ससुराल है, बदतमीज़ी करोगे तो सब लोग मजाक उड़ाएंगे। तुम यहाँ क्यों आ गई? अपने घर चलो। काशी को शायद इसकी बात पर गुस्सा था कि मैंने छोड़ कर आ गई। हाँ आऊँगी, आज तो अम्मा जा रही हैं, फिर मैं 2-4 दिन रहने आऊँगी। इसे मजबूरन बहुत प्यार से बोलना पड़ा कि कहीं दोनों सबके सामने ना शुरू हो जाएं। अरे काशी, तुम कब आए? अकब से गजनी की आवाज़ पर वो एकदम सीधी होकर बोली, अभी आए हैं अम्मी के साथ। अच्छा, अम्मी कहाँ हैं? इधर अम्मा के कमरे में चलो, तुम दोनों भी वहीं जाओ। इसने निशी को जाने का इशारा किया। फिर गजनी को देखा तो कहने लगी, सुनो, सुबह मैंने तुम्हें जो लिफाफा दिया था वो ले आओ। लिफाफा? मुझे कौन सा लिफाफा दिया? इसे फ़ौरन याद नहीं आया। सफ़ेद लिफाफा। और मैंने तुम्हें बताया भी था कि अम्मा के लिए करेंसी चेंज करवाई है, इसमें रियाल थे। गजनी ने ज़ोर देकर कहा। रियाल? हाँ शायद मैं देखती हूँ। वो सोचते हुए कमरे में आ गई। और यह तो इसे याद था कि गजनी ने इसे लिफाफा दिया था, लेकिन कहाँ रखा था ये याद नहीं आया। आता भी कैसे? अपनी फितरी लापरवाही के बाइस इसने यूं ही कहीं डाल दिया। अब ढूंढते ढूंढते हलकान हो गई। सारा कमरा उलट कर रख दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद गजनी कमरे में दाखिल होते ही चकरा गए। ये क्या हो रहा है? वो मैं लिफाफा ढूंढ रही हूँ। वो बहुत जल्द गजनी से खाइफ हो जाती। ढूंढ रही हूँ? क्या मतलब? क्या ऐसे ही फेंक दिया था? उन्होंने कदरे गुस्से से कहा। नहीं, फेंका तो नहीं था। फिर पता नहीं कहाँ चला गया। ओह गॉड, अब मैं अम्मा को क्या दूँ? याद करो, तुमने कहाँ रखा था और इधर उधर रखने की क्या ज़रूरत थी? सेफ में नहीं डाल सकती थी? इंतहाई गैर जिम्मेदार हो तुम। मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें थमाया। गजनी गुस्से में बोलते हुए चीज़ें उठाकर पटकने लगे। फिर अलमारी खोली तो वो रोनी आवाज़ में बोली, यहाँ मैं देख चुकी हूँ। तुम्हारे देखने और मेरे देखने में फ़र्क है। तुम्हें सामने रखी चीज़ नज़र नहीं आती। वो इसे घूर कर बोले और फिर सारी अलमारी खाली कर डाली, लेकिन लिफाफा ज़मीन खा गई थी या आसमान मिलकर नहीं दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतना पैसा? गजनी वाकई परेशान हो गए, और वो क्या कर सकती थी सवाए रोने के। खबरदार जो आंसू बहाए। वो इसे बुरी तरह झिड़क कर निकल गए, लेकिन इसके आंसू तवातर से बह निकले। फिर इसे नहीं मालूम गजनी ने रकम का इंतजाम कहाँ से किया, और पता नहीं हुआ भी कि नहीं। इसकी हिम्मत नहीं हुई थी पूछने की, और पूछना तो दूर की बात, वह इनके करीब गुजरते हुए भी डर रही थी कि कहीं सबके सामने ना डांट ना दें। एक इसी बात का तो इसे ख्याल रहता, वरना और तो किसी बात की परवाह नहीं थी। बहरहाल धीरे धीरे सब मेहमान रुखसत हो गए। वो अम्मी को गेट तक छोड़कर वापस आई तो गजनी इसका कारनामा बयान कर रहे थे। पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई। सारा कमरा छान मारा, होता तो मिलता, दे दिया होगा अपनी माँ को। गजनी की आपा ने नखुवत से कहा तो वो अपनी जगह सुन हो गई। फजूल बात नहीं करें आपा, गजनी ने गुस्से से ने टोका तो अम्मा ने भी तायद की।
हाँ, ख्वामख़वाह इल्ज़ाम मत लगाओ, बच्ची है, कहीं डाल दिया होगा इधर उधर। गज़नी तुम बाद में आराम से देखना, मिल जाएगा। मिल चुका। आपा अभी भी बाज ना आई। आपा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, मिले ना मिले मुझे परवाह नहीं। इसे आपा की बात से जितना दुख हुआ, गज़नी को अपने हक में बोलते सुनकर इसी कदर खुशी हुई। वो दरवाजे से ही पलट आई, लेकिन गज़नी की इस वक्त की डांट नहीं भूली। जब ही अम्मा को सी ऑफ करके रात 2 बजे जब वापसी हुई, तब भी वो गज़नी से खिंची खिंची थी। फिर नींद भी बहुत आ रही थी। कमरे में आते ही बेड पर ढह गई। अरे चलो पहले चेंज करो, गज़नी ने फ़ौरन टोका। मैं आपसे बात नहीं करती, वो रूठे लहजे में बोली और तकिया खींच कर मुँह पर रखा तो गिलाफ के अंदर कोई चीज़ खड़खड़ाई। इसने झुंझला कर पहले तकिया हटाया, फिर एकदम याद आने पर फ़ौरन गिलाफ में हाथ डालकर लिफाफा निकाल कर चीखी। मिल गया गज़नी, ये तकिए में था, मैंने खुद रखा था। ज़ाहिर है तुम नहीं रखा होगा, उन्होंने कहा, फिर इसके पास बैठते बोले। अगर तुम इस वक्त ज़रा सा अपना जहन इस्तेमाल कर लेती तो तुम्हें ज़रूर याद आता, लेकिन तुमने सोचने की जहमत ही नहीं की। बस हर बात चाहती हो खुद ब खुद हो जाए। ऐसा नहीं होता नैनी, तुम्हें एहसास है तुम्हारी इस भूल से मुझे कितनी परेशानी हुई। कम अज़ कम इसी बात से सबक सीख लो और आइंदा आइंदा आप मुझे कोई चीज़ नहीं दीजिएगा। वो इनकी बात पूरी होने से पहले बोल पड़ी। मैं ऐसे ही भूल जाऊंगी। क्यों भूलूंगी? खाना सोना भूलती हो? चलो उठो, फ़ौरन खड़ी हो जाओ, उन्होंने हल्के गुस्से और रौब से कहा तो वो मिनमिनाई। मुझे नींद आ रही है, कोई ज़रूरत नहीं सोने की। उन्होंने इसे बेड से खींच कर खड़ा किया और खुद लेटते हुए बोले, रोज़ाना मैं तुम्हें उठाता हूँ, आज से ये तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक 7 बजे मुझे उठा देना। मेरी खुद से आँख नहीं खुलती, इसीलिए तो तुम्हें सोना नहीं है मुझे उठाने के लिए, बल्कि मेरे ऑफिस जाने के बाद सो सकती हो। वो बड़े आराम से हुक्म सादिर फरमा कर करवट बदल गए। उफ, कितने जालिम हैं आप भी। मैं अभी अम्मा से, लेकिन अम्मा तो चली गई। जब ही आप लाइट ऑफ करो और अपना मुंह भी बंद रखो, वरना कमरे से चली जाओ। वो कोई रियायत बरतने को तैयार न था। अल्लाह करे नींद ही ना आए, अल्लाह करे ऐसे डरावने ख्वाब आएँ कि चीखते हुए उठ बैठे। वो लाइट ऑफ करके मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी। हाँ नहीं तो मैं नहीं उठाऊंगी, चाहे ऑफिस से लेट हो जाए। अच्छा है, बॉस से डांट पड़ेगी। इसकी बुड़बुड़ाहट धीरे धीरे मध्यम होने लगी, क्योंकि नींद गालिब आ रही थी और फिर वो सोफे पर गिरते ही सो गई। सुबह गजनी ने नहीं उठाया तो वो उठी ही नहीं। दोपहर में भाभी ने आकर हिलाया तो वो हड़बड़ा कर उठी। गजनी को 7 बजे उठाना है, सुबह के या शाम के? भाभी ने मुस्कुरा कर पूछा तो वो खिड़की के शीशों पर धूप देकर सिटपटा गई। 7 बज गए? 2 बज रहे हैं, चलो खाना खा लो। और ये तुम सोफे पर क्यों सो रही थी? भाभी ने कुछ मायनी खेज अंदाज में पूछा। ताकि जल्दी आँख खुल जाए, वो कहकर जल्दी से वॉशरूम में चली गई। फिर खाने के दौरान भाभी को मज़े से बताने लगी कि वो लिफाफा तकिए में रख कर भूल गई थी और रात जब सोने लगी तब मिला। हाँ, बाज़ औक़ात वक्त पर सामने रखी चीज़ नज़र नहीं आती, भाभी ने कहा। आपा चली गई, वरना वो भी देखती। ऐसे ही कह रही थी कि मैंने अपनी अम्मी को दे दिया होगा। वो तो बस ऐसे ही हैं। भाभी का अंदाज ऐसा था जैसे वो भी इनकी बहुत सी बातें सुन चुकी हों। क्यों हैं वो ऐसी? इसने सादगी से पूछा तो भाभी पहले ज़रा हंसी, फिर कहने लगी, असल में वो गजनी की शादी अपनी नंद के साथ करना चाहती थी, इसलिए तुमसे खार खाती हैं। कैसी है इनकी नंद? इसके दिल में अजीब सा उबाल उठा। अच्छी है, शक्ल सूरत की अच्छी है, सलीका शौर भी है, लेकिन सारी बात तो गजनी की पसंद की थी और गजनी को तुम पसंद आ गई। भाभी ने आखिर में इसकी थोड़ी छू कर कहा, लेकिन वो इनकी पहली बात में अटक गई। भाभी के सामने तो कुछ ना बोली। शाम में जब गजनी आए तो फ़ौरन इनके पीछे भागी आई। इतनी देर से क्यों आए हैं? ज़्यादा देर तो नहीं हुई, आपा के पास बस 5 मिनट रुका। उन्होंने शूज़ उतारते हुए बताया तो वो उछल कर बोली, आपा के यहाँ गए थे? हाँ क्यों? आप बताएं क्यों गए थे? वो बाकायदा कमर पर हाथ रख कर लड़ने को तैयार हो गई। इन्हें ये बताने कि कल जो लिफाफा खो गया था वो मिल गया है। वो साफ गोई से कहकर अलमारी की तरफ बढ़ने लगे। वो सामने आ गई। झूठ बोलते हैं आप, मुझे पता है आप वहाँ क्यों जाते हैं, इनकी नंद को देखने। वो बहुत अच्छी और बहुत सलीका शुआर है ना? हैं? गजनी चकरा गए। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा दिमाग ठीक है, आपका खराब? नॉनसेंस। वो इसे धकेल कर वॉशरूम में चले गए और जब चेंज करके निकले तो वो घुटनों में मुंह छुपाए ज़ारों कतार रो रही थी। ओ गॉड। वो इसके करीब आ बैठे। नैनी नैनी इधर देखो, बेवकूफ़ लड़की, कभी तो अकल का इस्तेमाल करो। अगर मुझे आपा की नंद को देखना होता तो तुमसे शादी क्यों करता? मुझे पता है अब आप पछता रहे हैं क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। वो इसी तरह रोते बोली। इसके बावजूद मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, समझी? कोई नहीं, हर वक्त डांटते हैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए, ताकि तुम कुछ सीखो, तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी का एहसास जागे। भाभी को देखो किस तरह एक केक का ख्याल रखती हैं और तुम बजाय इनका हाथ बचाने के अपने काम भी इनके साथ डालती हो। 2 महीने हो गए शादी को, कोई एक दिन ऐसा बताओ कि सुबह मुझसे पहले बेदार होकर तुमने मेरे लिए नाश्ता बनाया हो। भाभी ने सारी ज़िंदगी का ठेका तो नहीं ले रखा,
وہ منہ سے کچھ نہ کہے لیکن سوچتی تو ہوں گی کہ پہلے تو صرف میرا کرنا پڑتا تھا، اب میری بیوی بھی ان کے سر آ پڑی۔ میں نے آپ کو شادی سے پہلے بتایا تھا کہ مجھے کام نہیں آتا۔ ہاں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ہمیشہ کے لیے خود کو بری و ذمہ قرار دے دو۔ ٹھیک ہے، تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا لیکن دوسرے کام تو تم کر سکتی ہو، برتن دھونے میں مدد کرو، کچن کی صفائی، یا یہ بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے دھیرج سے کہا تو وہ اکتا کر بولی، کوشش کروں گی۔ ہاں، کوشش کرو، بھابھی کے ساتھ ساتھ لگی رہو تو کھانا پکانا بھی آ جائے گا، سمجھی؟ وہ اس کا سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ جیسے اپنے آپ سے بولی، اتنے دن ہو گئے میں امی کے ہاں بھی نہیں گئی، کل آئی تھی تو ملاقات ہو گئی ہوگی۔ وہ سمجھ گئے، کام کا سنتے ہی وہ بھاگنا چاہتی ہے۔ کہاں ملاقات ہوئی؟ میں تو سارا وقت لفافہ ڈھونڈنے میں لگی رہی، 2 منٹ بھی ان کے پاس نہیں بیٹھی۔ تمہاری غلطی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے قصدن روٹھے پن کا مظاہرہ کیا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صبح آفس جاتے ہوئے مجھے امی کے ہاں چھوڑ دیجیے گا، پھر 3-4 روز کے بعد۔ نہیں، وہ ٹوک کر بولے، ابھی کل ہی تو اماں گئی ہیں، تم بھی چلی جاؤ گی تو بھابھی اکیلی ہو جائیں گی۔ اکیلی کیوں؟ دادی ہیں اور چچی وغیرہ۔ نہیں، بس بحث نہیں، جاؤ جا کر بھابھی کا ہاتھ بچاؤ۔ انہیں واقعی غصہ آ گیا، ڈانٹ کر کہا تو وہ منہ پھلائے کمرے سے نکل آئی اور بجائے بھابھی کے پاس کچن میں جانے کے ان کے بچوں کے پاس آ گئی۔ کیا کر رہے ہو؟ ہوم ورک؟ لاؤ میں کر دوں۔ اس نے ہدایت اللہ کے سامنے سے کاپی کھینچنا چاہی لیکن وہ فوراً اس پر ہاتھ رکھ کر بولا، نہیں، ٹیچر ماریں گی۔ اچھا چلو جلدی سے ختم کرو پھر لوڈو کھیلیں گے، وہ تکیے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو عنایت اللہ نے فوراً ٹوکا، چاچی یہاں نہیں سونا۔ سو کون رہا ہے؟ اس نے کہا، پھر اس خیال سے کہ نیند کا کچھ پتہ نہیں اٹھ بیٹھی اور لوڈو لے کر اکیلی کھیلنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈرائنگ روم سے بھابھی کی آواز آئی، کھانا لگ گیا ہے، غزنی اور نینی سے بھی کہہ دو۔ ہدایت اللہ اور عنایت اللہ، بیٹا آ جاؤ۔ اس نے حسب عادت سن کر بھی کوئی اہمیت نہ دی اور اپنے کھیل میں لگی رہی جبکہ دونوں بچے اٹھ کر چلے گئے۔ جب وہ آخری گوٹ بھی کھیل چکی تب لوڈو دھکیل کر سر اونچا کرتے ہی ٹھٹک گئی کیونکہ دروازے میں کھڑے غزنی بہت تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نظریں چراتی بس اس قدر کہہ سکی اور غزنی صرف اس کے متوجہ ہونے کے منتظر تھے۔ کچھ کہے بغیر واپس پلٹ گئے تو وہ مزید پریشان ہو کر پیچھے جانے کے بجائے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نینی بھابھی اسے پکارتے ہوئے آئیں، کیا بات ہے، کھانا نہیں کھا رہی؟ مجھے بھوک نہیں، اس نے جھوٹ بولا۔ کیوں؟ وہ شام میں سموسے کھا لیے تھے، شاید اس لیے۔ آپ کھائیں، جب مجھے بھوک لگے گی کھا لوں گی، اس نے کہا تو بھابھی شاید عجلت میں تھیں جب ہی زیادہ اصرار نہیں کیا، البتہ جاتے جاتے بعد میں کھانے کی تاکید کرتی گئی۔ اللہ، اب کیا کروں؟ غزنی بہت غصے میں لگ رہے ہیں، سو جاتی ہوں۔ اسے غزنی کے تاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ واقعی سو گئی، لیکن یہ اس کا خیال غلط تھا کہ صبح تک غزنی کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے برعکس وہ بہت سنجیدہ سے ناراض ہو کر انہوں نے بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ اگر اسے سخت سخت کہہ لیتے تو شاید ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں رہے تھے۔ صبح بھی اسے اٹھائے بغیر آفس چلے گئے۔ خود سے مخاطب کرنے کی وہ ہمت نہیں کر سکتی تھی، البتہ بہانے سے ان کے پاس منڈلاتی رہی۔ اسی طرح دوسرا اور تیسرا دن بھی گزر گیا اور کام تو وہ ایسے ہی نہیں کرتی تھی، کھیلنے میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہدایت اللہ عنایت اللہ لوڈو لے کر آتے وہ منع کر دیتی، کرکٹ کھیلنے کے لیے بلاتے تو بھی نہ جاتی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا، اس وقت اس نے اکتا کر کہا تو بھابھی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پیار سے پوچھنے لگی، کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے دل کو کیوں اکتانے لگا ہے؟ پتہ نہیں، کچھ گڑبڑ تو نہیں؟ بھابھی نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا تو وہ کچھ نہ سمجھی۔ کیسی گڑبڑ؟ نئے مہمان کی؟ بھابھی نے اس کے پہلو میں چٹکی کاٹی۔ اللہ بھابھی، وہ ہمارے شرم کے ان کے پیچھے چھپنے لگی، سچ بتاؤ، اگر ایسی بات ہے تو چلو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، تو پھر اکتائی کیوں رہتی ہو؟ 3-4 دن سے میں دیکھ رہی ہوں، کوئی ہلا گلا نہیں۔ دادی بھی پوچھ رہی تھیں کہ تم کہاں چلی گئی، تمہاری آواز سنائی نہیں دے رہی۔ بھابھی نے ٹوکتے ہوئے کہا، دادی کو ایسے ہی سنائی نہیں دیتا، میں انہیں اپنی شکل دکھاتی ہوں۔ بھابھی کی جرح سے بچنے کے خاطر بہانے سے اس کے پاس سے ہٹ آئی تو بھابھی غزنی کے پیچھے پڑ گئیں کہ وہ اس کا خیال نہیں کر رہے، جب ہی وہ مرجھانے لگی ہے، اور اسی وقت اسے گھمانے لے جانے کو کہا، جس پر غزنی بہت جزبز ہوئے کیونکہ بھابھی کی بات نہیں ٹال سکتے تھے اور اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بہانے سوچتے رہے لیکن بھابھی کو چکر دینا آسان نہ تھا۔ انہوں نے پھر ٹوکا تو دونوں بھتیجوں کو پکار کر بولے، چلو بچوں، تمہیں کلفٹن لے چلوں، جاؤ اپنی چاچی کو بھی بلا لاؤ۔ چاچی چاچی، دونوں خوشی سے چلاتے بھاگے آئے۔ کیا ہے؟ وہ بیزار کھڑی تھی۔ چاچا کہہ رہے ہیں جلدی تیار ہو جائیں، کلفٹن چلیں گے۔ سچ؟ ہاں جلدی کریں، بس ابھی آ رہی ہوں۔ اس نے فوراً وارڈروب کھولی اور پھر 10 منٹ میں تیار ہو کر کھلکھلاتی ہوئی کمرے سے نکلی، لیکن آگے غزنی کی پیشانی پر بل دیکھ کر رک گئی۔ چلو بسو۔ غزنی نے اس پر اچٹتی نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گئے تو اس کا دل چاہا واپس کمرے میں چلی جائے، لیکن اسی پل عنایت اللہ نے اس کی انگلی تھامی۔ غزنی، راستے میں وہ اپنی ساری ہمتیں یکجا کر کے انہیں مخاطب کر کے پوچھنے لگی، آپ کتنے دن سے ناراض ہیں اور کب تک رہیں گے؟
تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ ہے؟ وہ بہت سپاٹ لہجے میں بولے۔ کیوں نہیں، کتنے دن ہو گئے میں ٹھیک سے سوئی نہیں اور نہ بچوں کے ساتھ کھیلی ہوں۔ آج بھابھی بھی پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیا ہو گیا۔ اس نے اتنی سادگی سے کہا کہ غزنی جھنجھلا گئے۔ اوہ گاڈ، تمہیں میری ناراضگی کی پرواہ صرف اس لیے ہے کہ تم سونا اور کھیلنا چاہتی ہو۔ ان 4 دنوں میں ایک بار بھی تم نے سوچا کہ میں ناراض کیوں ہوں اور تم سے کیا چاہتا ہوں؟ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بھی پوچھ رہی تھی۔ تمہارا سر، انہوں نے غصے سے کہا اور وہیں سے گاڑی واپس موڑ کر سیدھا اس کی امی کے گھر کے سامنے جا کر روکی تو خوشی اور حیرت سے وہ اچھل کر بولی، ہیں، یہ تو اپنا گھر آ گیا، جاؤ اپنے گھر۔ انہوں نے کہا تو ان کے لہجے پر غور کیے بغیر فوراً اتری اور دروازہ بند کر کے جھک کر پوچھنے لگی، آپ نہیں آ رہے؟ نہیں، میں پھر آؤں گا۔ عجیب آدمی ہے، کہاں اتنا غصہ کر رہے تھے اور کہاں اتنے مہربان کہ امی کے گھر۔ امی؟ وہ گیٹ سے داخل ہوتے چلانے لگی، امی، کاشی، نشی، نینی۔ امی کچن سے نکل کر سامنے آئی تو وہ بھاگ کر لپٹی۔ کیسی ہو بیٹا؟ امی نے اس کی پیشانی چومی اور اس کے پیچھے دیکھا۔ غزنی کہاں ہے؟ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اس نے لاپرواہی سے کہا تو امی ٹھٹک گئی۔ چھوڑ کر چلے گئے؟ کیوں؟ وہ ہدایت اللہ اور عنایت اللہ بھی ساتھ تھے نا، انہیں لے کر گئے ہیں، کہہ رہے تھے پھر آؤں گا۔ اس نے کوئی بات نہیں بنائی تھی بلکہ سمجھی ہی یہی تھی۔ اچھا آؤ چلو اندر، اس نے مطمئن ہو کر کہا تو اس نے چلتے چلتے رک کر کاشی نشی کا پوچھا، یاجوج ماجوج کہاں ہیں؟ پڑوس میں گئے ہیں، تم اندر چلو میں بلاتی ہوں۔ امی اس کے یاجوج ماجوج کہنے پر ہنستے ہوئے گیٹ کی طرف بڑھ گئیں اور وہ برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں امی سے پہلے بھاگتے آئے اور خوشی کے بجائے ناراضگی کا اظہار کرنے لگے۔ اتنے دنوں بعد کیوں آئی ہو؟ تم نے اس دن آنے کو کہا تھا، پہلے سلام تو کرو۔ آتے ہی لڑنا شروع کر دیا۔ اس نے ٹوکا تو کاشی فوراً بولا، تم سلام کرو، تم ہمارے گھر آئی ہو۔ تمہارے گھر؟ ہاں ہمارے گھر۔ تمہارا گھر وہ ہے جہاں تم اس دن اترا رہی تھی، نشی نے کہا تو وہ آنکھیں پھیلا کر بولی، میں کب اترا رہی تھی؟ کیوں یہاں بدتمیزی نہیں کرنا، سب لوگ مذاق اڑائیں گے۔ نشی نے نقل اتار کر کہا، تم بھی یہاں بدتمیزی نہیں کرنا۔ میں تو کروں گی۔ وہ گردن اکڑا کر ہنسنے لگی۔ اچھی تو نہیں لگ رہی، موٹی بھینس۔ کاشی نے برا سا منہ بنا کر کہا تو امی سے ڈانٹنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے، اب یہ بچی نہیں شادی شدہ ہے، عزت کرو اس کی۔ سن لو، آئندہ سے مجھے آپ ہی پکارنا۔ اس نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا تو کاشی منہ چڑھاتا بھاگ گیا، آپی دھاپی، یہ نہیں سدھرنے والے۔ وہ کہہ کر ہنسی تو امی اس کی توڑی چھو کر بولی، تم سدھر گئی؟ پتہ نہیں۔ اس کی ہنسی شرمگی مسکراہٹ میں بدل گئی تو امی نے اسے گلے لگایا، پھر اٹھتے بولی، میں کھانے کی تیاری کروں، غزنی بھی آئیں گے نا؟ پتہ نہیں۔ کیا مطلب، کھانا یہاں نہیں کھائیں گے؟ آئیں گے تو کھائیں گے اور مجھے نہیں پتہ کب آئیں گے، اس نے اپنی ازلی لاپرواہی سے کہا تو امی دوبارہ بیٹھ گئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا، تم خوشی سے تو آئی ہو نا؟ میرا مطلب ہے غزنی سے کوئی ناراضگی تو نہیں؟ میں تو ناراض نہیں، ان کا پتہ نہیں، اس نے کہا تو اس بار امی جھنجھلا گئی۔ کیا ہر بات میں پتہ نہیں، سیدھی بات کرو، غزنی کیا کہہ کر گئے ہیں؟ آپ ناراض کیوں ہو رہی ہیں؟ میں سیدھی بات تو کر رہی ہوں، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ پھر آؤں گا۔ اب پتہ، وہ پھر پتہ نہیں کہتے کہتے رک گئی تو امی کچھ دیر دیکھنے کے بعد بولی، تمہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ کب پوچھتی، وہ تو فوراً ہی گاڑی لے گئے۔ ایسی کیا جلدی؟ امی نے پوچھا تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا کیونکہ اس کے پاس اب بھی وہی جواب تھا، پتہ نہیں، اور امی سمجھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بہرحال میں کھانا تو تیار کر رکھوں، کیا پتہ آ جائیں۔ وہ کچھ نہیں بولی اور امی کے کچن میں جاتے ہی اٹھ کر اندر آ گئی۔ اچانک کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا جیسے کسی اجنبی دیس میں آ گئی ہو۔ کیا ہو گیا ہے امی کو؟ بس غزنی کیے جا رہی تھی، میں تو جیسے ان کی کچھ نہیں لگتی، ابو آ جائیں تو وہ بہت خوش ہوں گے مجھے دیکھ کر، ان کی بیٹی ہوں نا میں۔ اس نے سوچا، پھر کاشی اور نشی کو بلا کر لوڈو کھیلنے کو کہا تو نشی نے منع کرتے ہوئے کہا، میں نہیں کھیل رہی، تم کاشی کے ساتھ کھیلو۔ تم کیوں نہیں کھیل رہی؟ اس نے ڈبیا میں سے گوٹیاں نکالتے پوچھا۔ امی کچن میں اکیلی ہیں، میں ان کے ساتھ کام کروں گی، نشی نے بتایا تو وہ ہنسنے لگی۔ تم کیا کام کرو گی؟ چاول چنوں گی، لہسن پیاز چھیل دوں گی، برتن دھوؤں گی، اور اب تو میں آٹا بھی گون لیتی ہوں، نشی نے یوں بتایا جیسے وہ حیران ہوگی اور پھر سراہے گی بھی، لیکن وہ سر جھٹک کر بولی، چھوڑو نا، امی کر لیں گی سب، ہم جب تک ایک گیم کھیل لیں۔ تم کھیلو، نشی کہہ کر چلی گئی۔ تب اس نے کچھ حیران ہو کر اس کے پیچھے دیکھا، پھر کاشی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گئی اور ابھی اس کا کھیل ختم نہیں ہوا تھا کہ ابو آ گئے۔ میری بیٹی کب آئی؟ ابو نے اس کے سر پر پہنچ کر کہا تو وہ اچھل پڑی۔ ابو، آپ نے تو ڈرا دیا۔ اوہو سوری بیٹا، میں بھول گیا تھا کہ میری بیٹی کا دل اتنا سا ہے۔ ابو ہنستے ہوئے اس کے پاس بیٹھے تو پوچھنے لگے، غزنی نہیں آئے؟ ابو آپ بھی؟ وہ پریشان ہو گئی۔ کیا میں بھی؟ ابو کو سمجھے نہیں اور حیران ہو کر پوچھنے لگے تو اپنے آپ میں الجھتے بولی، کچھ نہیں بیٹا، میں غزنی کا پوچھ رہا ہوں کہ وہ کیوں نہیں آئے۔ ابو نے اپنی بات دہرائی، آئیں گے، وہ کہہ کر فوراً بات بدل گئی، چلو کاشی یہ لوڈو ہٹاؤ اور اپنا بیگ لاؤ، میں تمہیں ہوم ورک کراؤں۔ ابو آپ اپنے کمرے میں جائیں،
अच्छा भाई, अब्बू अभी ऑफिस से आए थे, इससे ज़्यादा तकरार नहीं की और उठकर चले गए तो वो कौशी के होमवर्क करवाने में लग गई। लेकिन बार बार जहन भटक रहा था कि गजनी इसे छोड़ कर क्यों गए, और अगर छोड़ गए तो इसमें परेशानी की क्या बात है। वो वाकई नहीं समझ पा रही थी। जब भी भूख लगते ही किचन में आई, गजनी आ जाए फिर खाना लगाती हूँ, तुम्हारे अब्बू भी इंतजार में बैठे हैं, अम्मी ने कहा तो इसे गजनी पर गुस्सा आया। उन्होंने बताया क्यों नहीं कि वो कब आएंगे, जहाँ ख्वामख्वाह ही अम्मी अब्बू इंतजार में बैठे हैं। मेरा ख्याल है वो इस वक्त नहीं आएंगे। कुछ देर सोचने के बाद बोली, आप अब्बू को खाना दे दें और खुद भी खा लें। चलो फिर मैं निकालती हूँ। अम्मी ने अभी से कोई तकरार नहीं की और खाना निकालने लगी। फिर खाना खाते ही हस्बे साबिक से नींद आने लगी, लेकिन अभी फरागत से इसके पास आकर बैठी और टोकते हुए बोली, रात में खाना खाते ही नहीं सोना चाहिए, सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। गजनी भी यही कहते हैं, वो जमाई लेकर बोली। ठीक कहते हैं, आखिर आए नहीं और आएंगे तो मैं टोकूंगी ज़रूर कि तुम्हें बाहर ही छोड़ कर क्यों चले गए। तुम्हारे अब्बू भी इस बात पर नाराज़ हो रहे हैं। अम्मी ने खोजती नज़रों से इसे देखा। नहीं, आप इनसे कुछ नहीं कहिएगा, वो और नाराज़ होंगे। और नाराज़? अम्मी ठिठकी, फिर नरमी से पूछने लगी, पहले किस बात पर नाराज़ हैं? वो मुझे खाना पकाना नहीं आता ना, इस रोज़ कहने लगे किचन में जाकर भाभी का हाथ बटाओ, और मैं हदायतुल्लाह अनायतुल्लाह के साथ लूडो खेलने में लग गई। बस इसी पर नाराज़ हो गए। 4 दिन मुझसे बात नहीं की और आज शाम में बच्चों के साथ मुझे भी क्लिफ्टन ले जा रहे थे। रास्ते में फिर पता नहीं किस बात पर गुस्सा आया जो गाड़ी वापस मोड़ कर मुझे यहाँ छोड़ गए। इसने कुछ रुक रुक कर सारी बात सुनाई तो अम्मी इसे देखती रह गई। आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। या अल्लाह, तुम्हें कब अकल आएगी नैनी? तुम अब बच्ची नहीं हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। माँ बाप के घर तक ठीक है, लेकिन आगे ससुराल में ये सब नहीं चलता। कितने आराम से कह रही हो कि हदायतुल्लाह अनायतुल्लाह के साथ लूडो खेलने में लग गई, यानी तुम्हारे नज़दीक ये कोई बात नहीं है। ठीक है, तुम्हें खाना पकाना नहीं आता, लेकिन अपनी जेठानी के साथ किचन में खड़े होने में क्या तकलीफ़ होती है? इसके साथ लगोगी तो सीखोगी। अम्मी ने अपना सर पीट कर इसे अच्छा खासा लेक्चर दे डाला तो वो बसोर कर बोली, गजनी भी यही कहते हैं। तो तुम्हें इस बात की समझ नहीं आती या तुम समझना नहीं चाहती? आप डांट क्यों रही हैं? मैं डांट नहीं रही, समझा रही हूँ तुम्हें। तुम्हारे लूडो खेलने से 4 दिन गजनी तुम पर नाराज़ रहे और यहाँ आकर तुम फिर वही खेलने बैठ गई। इसका मतलब है तुम्हें इसकी नाराज़गी की परवाह नहीं। खेलना सोना ज़्यादा अजीज़ है तुम्हें। अम्मी कोशिश के बावजूद अपने लहजे में नरमी ना ला सकी। कोई नहीं, वो रूहासी होकर बोली। क्या कोई नहीं? मैं देख नहीं रही, गजनी तुम्हें गुस्से में यहाँ छोड़ गया और तुम्हें परवाह नहीं। इस तरह तो बेटा तुम इस घर में जगह नहीं बना सकते। तुम्हें खुद को बदलना होगा, वरना बहुत मुश्किल होगी। आखिर कब तक गजनी अपने हर काम के लिए अपनी भावज को देखेंगे, और भावज भी कब तक करेगी? इससे पहले कि वो एकदम से हाथ खींच ले, तुम अपनी जिम्मेदारियां खुद संभाल लो और घर के दूसरे कामों में भी इसका हाथ बचाओ। गजनी भी यकीनन यही चाहते होंगे। अम्मी की आखिरी बात पर वो एकदम सर ऊंचा करके इन्हें देखने लगी, क्योंकि इस वक्त गजनी ने भी कुछ ऐसी ही बात की थी। इन 4 दिनों में एक बार भी तुमने ये सोचा कि मैं क्यों नाराज़ हूँ और तुमसे क्या चाहता हूँ? क्या चाहते हैं? तब इसने सादगी से पूछा था और अब संजीदगी से सोच रही थी। पूरे 1 हफ्ते बाद गजनी इसे लेने आए तो इसका दिल चाहा इनसे खूब लड़े, क्योंकि इस अरसे में इसे कोई बात समझ में आई हो या ना हो, ये ज़रूर जान गई थी ये घर जहाँ वो पैदा हुई, खेली कूदी, परवान चढ़ी, ये इसका नहीं। इसके माँ बाप, बहन भाई सब इसके लिए अजनबी हो गए हैं, और अगर गजनी के साथ आएगी तो अहमियत मिलेगी, वरना नहीं। अम्मी ने सारी ज़िंदगी में इससे इतनी बातें नहीं की थी जितने लेक्चर इन 7 दिनों में दे डाले। और अब्बू भी ऑफिस से आते ही पहला सवाल करते, गजनी आए थे, जिससे वो चोर सी बन जाती और सोचती आइंदा वो यहाँ नहीं आएगी। बहरहाल इस वक्त गजनी आ तो गए थे, लेकिन खासे उखड़े हुए और ख़ुद को बहुत उजलत में जाहिर कर रहे थे। अम्मी ने बहुत इसरार किया कि खाना खा कर जाएं, लेकिन वो नहीं रुके और फिर इसे चलने को कहा तो वो फ़ौरन चल पड़ी। कैसी हो? गजनी ने गाड़ी स्टार्ट करते इसे देखा तो वो गुस्से से बोली, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। अच्छी बात है। उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। तब भी इसे बेचैनी होने लगी। वह मुश्किल खुद पर जबर किए बैठी रही। फिर जब घर में दाखिल हुई तो जैसे ही भाभी ने प्यार से गले लगाए, वो फूट फूट कर रो दी। हैं, क्या हुआ? भाभी परेशान हो गई और गजनी को देखा तो वो बौखला गए। तुमने कुछ कहा है? नहीं, मैं क्यों कुछ कहूँगा? इनका बस नहीं चल रहा था इसे खींच कर भाभी से अलग करके ले जाएं। फिर ये क्यों रो रही है? मुझे क्या पता, इसी से पूछें। रास्ते में तो बहुत खिलखिला रही थी, शायद आपको देखकर। मेरा मतलब है आपकी मोहब्बत में। क्यों नैनी? भाभी ने इसे खुद से अलग किया तो वो चाहने के बावजूद गजनी के खिलाफ ना बोल सकी और बड़ी सहूलत से बोली, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। और अनायतुल्लाह और हदायतुल्लाह कहाँ हैं दोनों? जाला, तुमने तो मुझे डरा दिया। पगली, कोई बहुत दूर तो नहीं है तुम्हारा मैका, चली आती। या गजनी तो रोजाना तुम्हारे पास जाते ही थे, इनसे कहलवा देती तो मैं वहाँ आकर तुमसे मिल लेती। भाभी ने इसे दोबारा गले लगाते कहा तो इनके पीछे खड़े गजनी को वो घूरने लगी। थैंक यू। गजनी इशारे से इसे सलाम करते अपने कमरे में चला गया।
आओ अंदर चलो, दादी सुबह शाम तुम्हारा पूछती हैं, इन्हें सलाम कर लो, भाभी ने कहा और वो इनके साथ दादी के कमरे में आ गई और सलाम करती हुई झुक कर इनके सीने से लगी, फिर पास बैठ कर बोली, बस दादी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत खामोशी हो गई तुम्हारे जाने से, दादी ने कहा तो भाभी भी ताकीद करते बोली, हाँ बच्चे क्रिकेट खेलना भूल गए, चाची आएंगी तब खेलेंगे। अच्छा कहाँ हैं दोनों? वो फ़ौरन खड़ी हुई, लेकिन फिर अम्मी की नसीहतें याद आने पर दोबारा बैठ गई और जाने कहाँ कहाँ की बातें ले कर बैठी थी। फिर रात के खाने के बाद वो गजनी के साथ कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करते ही शुरू हो गई, कितने झूठे हैं आप, रोज़ाना मेरे पास आते थे, अगर मेरी भाभी को सच बता देती कि किस तरह मुझे वहाँ छोड़ कर और पलट कर खबर ना ली। हाँ तो क्यों नहीं बताया सच? उन्होंने टोका तो वो पहले कुछ सटपटाई, फिर नाक सुकेड़ कर बोली, रहम आ गया था आप पर। शुक्रिया मेहरबानी, अब एक मेहरबानी और कर दो। इनकी शौकी और मायनी खेज मुस्कुराहट पर वो झीम कर वॉशरूम में जा घुसी। फिर अगले दिन से ही वो घर के कामों में भाभी का हाथ बटाने लगी, लेकिन अपनी आदतें वो फ़ौरन नहीं बदल सकती थी। लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के अलावा जहाँ नींद आती काम छोड़ कर सो जाती और बच्चों के साथ खेलने से भी ना रह सकती थी। इस रोज़ भाभी को शाम से हल्का हल्का बुखार था, इसके बावजूद रात का खाना पकाने में लगी रहीं, क्योंकि जानती थी कि वो खुद से और अकेले कुछ नहीं कर सकती और उन्होंने इससे कहा भी नहीं। बस अपनी मर्जी से वो कुछ देर इनके साथ लगी रही। फिर जैसे ही गजनी आए वो इनके पीछे कमरे में आई। भाभी ने मामूल की तरह सब काम निपटाए, जिसका नतीजा ये निकला कि सुबह इनसे उठा भी ना गया। मजबूरन उन्होंने हदायतुल्लाह से कहा कि जाकर चाची को उठाओ। चाची, हदायतुल्लाह के पुकारने के साथ दरवाजे पर हाथ मारा तो गजनी की आंख खुल गई। फ़ौरन उठकर दरवाज़ा खोला। क्या बात है बेटा? अम्मी कह रही हैं चाची को उठा दें। खैरियत? अम्मी क्या कर रही हैं? अम्मी को बुखार है, चाची नाश्ता बनाएंगी। अच्छा मैं उठाता हूँ, तुम चलो, बस अभी नाश्ता तैयार हो जाता है। उन्होंने बच्चे का गाल थपक कर तसल्ली दी, फिर पलट कर इसे बुलाने लगे। नैनी, नैनी। वो इतने प्यार से कहाँ उठती थी। नैनी उठ जाओ फ़ौरन, उसने झंझोड़ कर कहा तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या है? भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, चलो कुछ नाश्ते का इंतज़ाम करो। उन्होंने कहा तो वो नाश्ता बनाने के ख्याल से इसकी आंखें पूरी खुल गईं। नाश्ता? मुझे पराठे बनाने नहीं आते, मैं डबल रोटी लेकर आता हूँ, तो मुझको तो। वो कदरे गुस्से से कहकर बाहर निकल गए तो इसने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया, फिर किचन में जाकर चाय का पानी रख दिया। कुछ देर बाद गजनी डबल रोटी और अंडे लेकर आ गए। पहले नाश्ता दादी और भाभी को पहुंचाओ, मैं जब तक शॉवर ले लूँ। गजनी डबल रोटी अंडे इसके हवाले करके चले गए। इसने दूसरे चूल्हे पर तवा रख कर स्लाइस गर्म किए, फिर फ्राइंग पैन की तरफ इसका ध्यान ही नहीं गया। इसी तवे पर घी उलट कर अंडा डालते ही उछल कर पीछे हटी। या अल्लाह, क्या करूँ, ये तो बहुत शोर मचा रहा है। इसने पलटा उठाया, लेकिन अंडे के करीब जाते ही इसकी हिम्मत नहीं हुई तो वो भाग कर कमरे में आई और वॉशरूम का दरवाज़ा पीटने लगी। गजनी, गजनी जल्दी आए, क्या मुसीबत है? वो गीले बदन पर कपड़े चढ़ाते निकल आए तो वो कुछ कहने के बजाय इन्हें सीधा किचन में ले आई, जहाँ तवे पर अंडा कोयला हो चुका था। ये क्या है? वो वाकई नहीं समझ पाए। अंडा? इसकी हलक में फंसी फंसी आवाज़ निकली। ओह गॉड! गजनी ने इसकी सहमी हुई शक्ल देखकर कुछ कहने का इरादा तर्क कर दिया और तवा उतार कर फ्राइंग पैन में अंडे फ्राई किए, फिर चाय भी खुद ही बनाई और सबको नाश्ता करवाने के बाद अपने कमरे में आए तो इसे पास बिठा कर कहने लगे, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि कुछ सीख लो। अब बताओ दोपहर में क्या करोगी? कुछ पकाना आता भी है कि नहीं? क्यों नहीं, दाल चावल, और इस रोज़ मैंने भाभी के साथ आलू गोश्त भी बनाया था, दोपहर में वही पका लूँगी। इसने फखरिया बताया। ठीक है, और भाभी के लिए दलिया? दलिया तो मुझे नहीं आता, भाभी से पूछ कर बना लेना। और देखो बच्चों का ख्याल रखना, स्कूल से तो आज इनकी छुट्टी हो गई है, इन्हें शोर नहीं करने देना कि भाभी को तंग करेंगे। उन्होंने बहुत धीरज से हदायत दी। आप फिक्र नहीं करें, बच्चों को अभी मैं अपने कमरे में बुला लूँगी। इस वक्त वो बहुत समझदार बन रही थी। ठीक है, वैसे मैं भी जल्दी आने की कोशिश करूँगा, तुम परेशान मत होना। वो कहते ही उठ खड़े हुए तो वो पूछने लगी, भाभी का ख्याल कौन रखेगा? भैया भी ऑफिस जा रहे हैं क्या? वो पहले भाभी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इसके बाद ऑफिस। जाओ तुम बच्चों के पास, मैं भी चलता हूँ। वो घड़ी देखते हुए खुदा हाफिज़ कहकर निकल गए तो वो भी भाभी के कमरे में आई और फिर दोपहर तक इसके सारे काम ठीक से हो गए। खाने में दाल चावल, भाभी के लिए दलिया और सबको खिला पिलाकर वो दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे में आई तो हस्बे मामूली इस पर नींद सवार थी। ऐसा करते हैं, अब हम सो जाते हैं, फिर शाम में बैट बॉल खेलेंगे, इसने तकिया सर पर रखते कहा। नहीं चाची, सोना नहीं है, अभी खेलते हैं। बच्चों ने फ़ौरन इसे हिलाना शुरू किया। अभी कैसे खेल सकते हैं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हम शोर करेंगे तो इन्हें और तेज़ बुखार हो जाएगा। इसने धीरे से इन दोनों को बाज रखने की कोशिश की। अच्छा सोना नहीं है। बच्चे पता नहीं क्यों सोने के नाम से घबराते थे। इधर काशी और निशी का भी यही हाल था और इन दोनों को तो वो भगा देती, लेकिन इस वक्त मजबूर थी कि कहीं दोनों भाभी को तंग ना करें, जिन्होंने बस थोड़ा सा दलिया खाया था और फिर दुआ लेकर दोबारा सो गई थी। और इस वक्त तो दादी भी सोती थी, वरना वो दोनों को इनके पास भेज देती। चाची लूडो खेलें? हदायतुल्लाह ने इसकी आंखें बंद होते देख कर कहा।
हाँ जाओ खेलो। इसने नींद से मजबूर होकर इन्हें खेलने की इजाज़त दे दी और दूसरे ही पल गाफिल हो गई। बच्चे लूडो लेकर इसके पास आए, लेकिन वो नहीं उठी तो दोनों लूडो फेंक कर बाहर निकल गए और वो खुद से तो नहीं उठती थी। फिर अभी तो इसे सोए 1 घंटा ही हुआ था कि पूरी तरह झंझोड़े जाने पर इसके मुंह से बुरा भला निकलने को था, लेकिन गजनी की तेज़ आवाज़ से एकदम होशियार हो गई। आप इंतहाई फजूल औरत हो तुम। एक दिन बच्चों को नहीं देख सकी, जब अपने बच्चे होंगे तो इनका क्या हाल करोगी। गजनी इंतहाई गुस्से में इसे बाजू से खींचते हुए कमरे से बाहर आई तो बरामदे में भाभी की गोद में बिलखते हदायतुल्लाह को देखकर वो परेशान होकर बोली, क्या हुआ है? तुम्हारी गफलत ने इसका ये हाल किया। गजनी इसे बरामदे की तरफ धकेल कर बोले, और कितनी लापरवाह और गैर जिम्मेदार सही। इस बात से बहुत खौफ रहती कि गजनी किसी के सामने इसे डांटे। गोया इज्जत नफ्स से बहुत अजीज थी और इस वक्त गजनी ने इसकी धज्जियां उड़ा दी थी। वो सर झुकाए बस आंसू पीने में लगी थी और जब भाभी के टोकने पर गजनी पैर पटकते कमरे में चले गए तब वो बमुश्किल खुद को घसीटते भाभी के पास आई। क्या हुआ? हदायतुल्लाह को सीढ़ियों से गिर गया। भाभी ने बताया तो एकदम ढह गई। या अल्लाह, ये ऊपर कैसे चले गए? मैंने तो इन्हें अपने पास बिठाया था। बच्चों को तो मौका चाहिए होता है, ज़रा तुम्हारी आंख लगी होगी और ये चढ़ गए होंगे ऊपर। फिर गजनी के बैल बुझाने पर ये गालबन गेट खोलने को भागे थे कि इसका पैर फिसल गया, ऊपर से लिढ़कता हुआ नीचे आया है। बस अल्लाह ने बचा लिया। भाभी ने बताते हुए हदायतुल्लाह का चेहरा सीधा किया तो इसके फटे हुए होंठ और माथे पर गोमड़ देख कर इसे झुरझुरी आई। कहाँ बचाया? अल्लाह ने। इतना तो सूझ क्या है? इसकी सादगी पर भाभी परेशानी में भी बेसाख्ता मुस्कुराई और बोली, अल्लाह ने किसी बड़ी परेशानी से बचा लिया। खुदा न खास्ता हाथ पैर टूट जाता, अल्लाह ना करे। इसने फ़ौरन कहा। फिर ख्याल आने पर पूछने लगी, आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र है बुखार उतर गया। मैं इसके लिए सूप बना देती हूँ, आप भी पी लीजिएगा। वो उठ खड़ी हुई तो भाभी रोक कर बोली, अरे नहीं, तुम रहने दो, मैं बना लूँगी। नहीं, आप आराम करें वरना फिर बुखार हो जाएगा। वो कहते हुए किचन में चली गई। और कहा जाता है कि जब सर पर पड़ती है तो सब कहा जाता है, लेकिन वो एक तो फितरतन लापरवाह और गैर जिम्मेदार थी और दूसरे किस्मत से जिठानी भी अच्छी मिली थी। गजनी के टोकने और अम्मी के बहुत समझाने का भी बस इस पर इतना ही असर हुआ कि किसी वक्त भाभी का हाथ बटा देती, लेकिन अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करती और आज वो एकदम से बहुत जिम्मेदार हो गई। रात तक के सारे काम बिल्कुल भाभी की ही तरह निपटाए, कहीं कोई गलती ना हुई, ना इसे मदद के लिए गजनी के पास जाना पड़ा। बहुत आराम से आखिर में सब लाइट्स ऑफ करती अपने कमरे में आई और ना सिर्फ गजनी के सोने के बाद सोई बल्कि सुबह इनसे पहले उठ गई। जिस पर गजनी पहले हैरान हुए फिर खुश, और अपनी खुशी में इन्हें एक बार भी ख्याल ना आया कि उन्होंने किस बुरी तरह इसकी फितरी सादगी बेफिक्री का खून किया है। अम्मा के आने में अब कुछ दिन थे। इससे पहले ही ईद का शोर था। वो गजनी के साथ शॉपिंग के लिए गई तो खानादारी से मुतल्लिक कितनी किताबें खरीद लाई, जिससे इसने ईद के दिन खूब इस्तेफादा किया। बिरयानी, कौरमा, कढ़ाई बनाने की कोशिश की। सब ने खूब हौसला अफजाई की और अपनी तारीफ पर इसने मुस्कुरा कर गजनी की तरफ इशारा करते हुए एक ही जुमला कहा, ये मेरा नहीं, इनका कमाल है। भाई, आज तो तुमने कमाल कर दिया। रात में गजनी ने इसे सराहते कहा, मैंने तुम्हें ऐसा ही देखना चाहा था, जिम्मेदार, सोबर और एक्टिव। यकीन करो आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा जनाब, आप सो जाएं वरना सुबह आँख नहीं खुलेगी, इसने कहा तो गजनी लापरवाही से बोले, नो प्रॉब्लम, अभी 3 दिन छुट्टी है। आपकी छुट्टी है, नाश्ते खाने की तो छुट्टी नहीं हो सकती। इसने लाइट ऑफ कर दी। फिर दिन गुजर गए। अम्मा आई तो वो भी इसे देख कर हैरान होती रहीं, क्योंकि इनके आते ही अजीज़ रिश्तेदार मुबारकबाद देने आने लगे और इसने जिस खूबी से मेहमानों की खातिर तवज्जो की वो वाकई अम्मा के लिए हैरान कुन थी कि ये वही लड़की है जिसने चाय पर कहलवाया था कि मेहमानों से कहो अपने घर जाकर पिएं, और जब वो अम्मी के घर जाती तो इन्हें भी आराम से बिठा देती। काशी और निशी इंतज़ार करते रह जाते कि पतीली जले या कोई बर्तन टूटे ताकि वो इसका मजाक उड़ाएं, और वो क्या मजाक का निशाना बनती। इसने तो मजाक करना भी छोड़ दिया। जैसे कद काट में अपनी उम्र से बड़ी नजर आती, इसी तरह अपनी उम्र से ज़्यादा समझदारी और जिम्मेदारी का सबूत देने लगी। घर में इसने भाभी को भी मात दे दी। पहले जिस तरह उन्होंने इसका ख्याल रखा, अब वो इनसे ज़्यादा इन्हें आराम पहुंचा रही थी, यहाँ तक कि अभी वो किसी काम का इरादा करती और ये खड़ी हो जाती, तो मुझे बेकार कर दोगी। देखो, हर वक्त बैठे रहने से मैं मोटी हो रही हूँ। तुम्हारे भैया भी टोक रहे थे। भाभी ने इसके हाथ से आटे का तसला लेने की कोशिश करते कहा, कोई नहीं, भैया को कुछ नज़र आने लगा है शायद, भैया को कुछ ज़्यादा नज़र आने लगा है शायद। आप जाएं बाहर, मैं कर लूँगी, इसने कहा तो भाभी जिद छोड़ कर बोली, आखिर तो मुझे क्यों नहीं करने देती? बहुत कर लिया आपने, अब मेरी बारी है। कोई बारी नहीं, मिलजुल कर करेंगे, चलो हटो। भाभी को मजबूरन डांटना पड़ा। तुम्हारी तबीयत ठीक रहती है? दादी जाने किस ख्याल के तहत पूछ रही थी। जी दादी, क्यों? इसने झुक कर इनका चेहरा देखा। आवाज़ नहीं आती तुम्हारी, बच्चों के साथ खेलती नहीं हो, किसी ने मना किया है?
अरे नहीं दादी, कौन मना करेगा, वो कसदन हंसी थी। फिर बस मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए बच्चों के साथ खेलना छोड़ दिया, इसने अपने तई बहुत बुर्दबारी से कहा। लेकिन दादी हंसने लगी। यूं ही कितना वक्त गुजर गया। इसकी शादी को 5 साल हो गए और वो 2 बच्चों की माँ बनकर पहले से ज़्यादा जिम्मेदार और मसरूफ़ हो गई। हालांकि अभी भी इसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 22 साल, और इसके चेहरे पर इतने ही माहों साल रकम थे। यानी जिम्मेदारियों ने इसके चेहरे की मासूमियत पर असर नहीं डाला था। कभी कभी वो खुद पर हैरान होती कि इतनी जल्दी वो कैसे बदल गई, जबकि गजनी अब कभी कभी शाकी होने लगते। क्या करती रहती हो हर वक्त, कभी मेरे पास बैठ जाया करो। वो ज़रा देर को बैठती, फिर दादी की दुआ का वक्त हो गया कहती हुई उठकर भाग जाती, तो गजनी इसके पीछे इसे देखते रह जाते और रात में भी इसका इंतज़ार करते करते सो जाते। इन दिनों घर में खालिद की शादी का सिलसिला शुरू हुआ तो मज़ीद काम बढ़ गए। फिर शॉपिंग के लिए भी जाना था और अम्मा बच्चों को नहीं संभाल सकती थी। भाभी के हदायतुल्लाह और अनायतुल्लाह तो खैर अब समझदार हो गए, लेकिन इनके दोनों बच्चे अवैस और गुड़िया अभी छोटे थे और वो घर में मौजूद होती तब तो दोनों आराम से माँ बाप के पास बैठे रहते। लेकिन जहाँ वो नज़रों से ओझल हुए तो रोना शुरू कर देते और दोनों को साथ लेकर बाजार वो नहीं जा सकती थी। इस वक्त भाभी इस सिलसिले में परेशान हो रही थी कि अब क्या किया जाए। अरे भाभी, ये तो कोई मसला नहीं है, मैं अभी गजनी के साथ अम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, आप जब फारिग हो जाएं तो वहीं आ जाइएगा, फिर वहाँ से हम मार्केट चलेंगे। इसने हल निकाला। और बच्चों को निशी संभाल लेगी, इसलिए तो मैं वहाँ जा रही हूँ। निशी के पास ये आराम से रहते हैं और हम भी आराम से शॉपिंग करेंगे। ये ठीक है, मैं फिर जल्दी से दोपहर का खाना बना लेती हूँ और 11 बजे तुम्हारे पास आ जाऊँगी। भाभी ने जल्दी जल्दी नाश्ते के बर्तन समेटते हुए कहा और इसने पहले अम्मा को अपने जाने का बताया। फिर कमरे में आकर गुड़िया का बैग तैयार करते गजनी को अपना प्रोग्राम बताने लगी। तुम सिर्फ बच्चों की शॉपिंग करना, गजनी ने इसका प्रोग्राम सुनकर कहा। क्या मतलब तुम्हारी शॉपिंग हम बाद में करेंगे। वो गालिबन ये चाहते थे कि वो इनके साथ जाए और वो समझ कर भी अनजान बन गई। बाद में कहाँ वक्त मिलेगा, आज जब जा रही हूँ तो। नहीं, ये लो बच्चों के लिए। उन्होंने टोक कर पैसे इसकी तरफ बढ़ाए तो इसने खामोशी से रख लिए। फिर कंधे पर बैग लटका कर गुड़िया को उठाते बोली, चले, मैं तैयार हूँ। क्या तैयार हूँ, इस हुलिये में बाजार जाओगी। वो इसके मलगजे कपड़ों और बिखरे बालों को देख कर नागवारी से बोले, नहीं, मैंने अपने कपड़े भी बैग में रख लिए हैं, अगर आपको देर नहीं हो रही तो मैं अभी चेंज कर लेती हूँ। इसने कंधे से बैग उतारते कहा तो वो फ़ौरन बोले, नहीं, अब वहीं चल कर करो। वो अवैस को उठाकर आगे चल पड़े। फिर जब अम्मी के घर के सामने उतारा तो पूछने लगे, तुम भाभी के साथ घर चली जाओगी या यहीं रुकोगी। जैसा आप कहें, यहीं रुक जाना, शाम में मैं यहीं आऊँगा। उन्होंने कहा तो वो अच्छी बात कहकर अंदर आ गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही हैं, इससे किचन में झाँक कर अम्मी को सलाम करते पूछा। नाश्ते के बर्तन थे, धुल गए। अम्मी ने नल बंद किया, फिर आकर इसे गले लगाते बोली, आज तुम्हें फुर्सत मिल गई। नहीं, वो हंसी, लेकिन फ़ौरन बताया भी नहीं कि वो किस प्रोग्राम के तहत आई है। आओ बेटा, अंदर चलो। अम्मी ने इसकी गोद से गुड़िया को लिया तो अवैस का हाथ थाम कर इनके पीछे आई। सब चले गए। हाँ, अभी गए हैं, तुम्हारे अब्बू और काशी निशी तो वो जल्दी जाते हैं, तुम्हें गजनी छोड़ कर गए हैं। अम्मी ने बता कर पूछा। जी, जल्दी में थे, शाम में आने का कहा है। इसने बैग खोलते अपने कपड़े निकाल कर कहा, मैं इस्त्री कर लूँ। बहुत लापरवाह हो गई हो तुम अपने आप से, अम्मी ने कहा तो हंस कर बोली, क्या करूँ, बच्चों ने अपना होश भुला दिया। दो में ये हाल है, अगर जो बस आगे कुछ मत कहिएगा, बच्चे 2 ही अच्छे। वो निशी के कमरे में आकर अपना सूट इस्त्री करने खड़ी हो गई तो अचानक वो दिन याद आने लगे जब वो यहाँ निशी और काशी के साथ खेलती थी और जब इसे नींद आने लगती तो दोनों को बाहर निकाल कर सो जाती। वही बेड था, वही तकिया। इसका दिल चाहा अभी भी इसी तरह बेफिक्री से सो जाए, लेकिन फिर फ़ौरन इसने सर झटका और इस्त्री से फारिग होकर अम्मी के मना करने के बावजूद दोपहर का खाना बनाया। इसके बाद नहा धोकर तैयार हो गई। भाभी ने 11 बजाने का कहा था, लेकिन वो जानती थी कि सबको दोपहर का खाना खिला कर आएंगी और ऐसा ही हुआ। तब तक निशी भी स्कूल से आ गई, इसलिए वो बच्चों की तरफ से बेफिक्र होकर भाभी के साथ निकली और ज़्यादा वक्त खालिद की बरी की जो चीज़ें रह गई थी इनकी खरीदारी में लग गया। इसके दुल्हन के लिए ब्यूटी बॉक्स और ख़ास तौर से मैचिंग सैंडल्स के लिए बहुत ख्वार होना पड़ा। इसके बाद भाभी ने अपनी और अपने बच्चों की शॉपिंग की तो वो भी अवैस और गुड़िया के लिए सूट और शूज़ लेकर फारिग हो गई। चले भाभी। क्या मतलब, तुम कुछ नहीं लोगी, भाभी ने टोका तो हंस कर बोली, नहीं, मेरी शॉपिंग मेरे मियाँ साहब करेंगे, गजनी ने कहा है, या तुम मुझे टाल रही हो। भाभी ने जाने किस ख्याल के तहत पूछा। अरे मैं टालूंगी क्यों आपको, सुबह उन्होंने मुझसे ही कहा था कि मैं सिर्फ बच्चों की शॉपिंग करूं, मेरी वो बाद में करेंगे। इसने कहा तो भाभी खामोश हो रही। फिर घर आते आते मगरिब की अज़ानें होने लगी। गुड़िया अब तक निशी के पास आराम से थी, लेकिन इसे देखते ही रोना शुरू किया तो निशी चिल्ला कर बोली, हाय, सारा वक्त तो खेलती रही है, तुम्हें देख कर ही नखरे शुरू हो गए। अभी अपने पास रखो इसे, मैं बहुत थक गई हूँ। वो शॉपर एक तरफ डालकर बेड पर ढह गई। पैदल आ रही हो क्या।
हाँ, तारिक रोड से पैदल आएंगे। वो गुड़िया को खींच कर अपने सीने से लगाते हुए बोली तो एकदम अवैस का ख्याल आया। अवैस कहाँ है? काशी के साथ बाहर गया है। अल्लाह नैनी, तुम्हारा अवैस कितना बदतमीज़ है। निशी ने अवैस का बताकर कहा तो वो फ़ौरन बोली, कोई नहीं। क्यों नहीं? एक तो मेरी सारी इंक उलट दी, फिर अम्मी से शिकायत भी कर रहा था और जब मैंने डांटा तो चिढ़ कर बोला निशी पिशी। निशी ने बताया तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई, जिस पर निशी मजीद तप गई। तुम हंस रही हो? यानी इसकी बदतमीज़ी पर? वो हाथ से ना का इशारा करने लगी क्योंकि इसकी हंसी नहीं रुक रही थी। फिर क्या हो गया तुम्हें? निशी अहमकों की तरह इसे देख रही थी। कितनी देर बाद इसकी हंसी में कमी आई तो कहने लगी, अपना वक्त याद करो, मुझे नैनी पीनी कहते थे ना, तो तुमने इसे सिखाया है? निशी उछल कर बोली, मैं क्यों सिखाऊंगी, और अभी वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं इसे अपने बचपन के वाक़या सुनाऊं। वो कहकर फिर हंसने लगी तो निशी खुजल होकर भाग गई। निशी पिशी इसे कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना गुड़िया? चलो पापा आने वाले हैं। फिर गजनी आए तो इनका इरादा इसी वक्त शॉपिंग कराने का था, लेकिन वो पहले ही थक गई थी। दोबारा बाजार जाने का सुनते ही इसे चक्कर आने लगे। साफ मना करते बोली, ना बाबा, मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती। कम अज़ कम खालिद की शादी तक कल पर रखें। ठीक है, फिर घर चलो, गजनी ने कहा तो निशी फ़ौरन बोली, ऐसे कैसे चलो, मैं खाना लगा रही हूँ, आप अंदर चलें। खाना? वो इसे देखने लगे। हाँ, खाना खाकर चलते हैं। वो गुड़िया को इनके पास बिठा कर हाथ धोने चली गई। फिर हर रोज़ गजनी ऑफिस से आते ही बाजार चलने को कहते और वो बस अभी करती रहती। काम ख़त्म नहीं होते थे क्योंकि शादी का घर था। बड़ी आपा और छोटी आपा भी बच्चों समेत रहने को आ गई और सारा वक्त बैठी बस बातें करती रहती। इनकी बेटियों को डेस्क सुनने और अपनी तैयारियों से फुर्सत ना थी। वो और भाभी घन चक्कर बनी थी। इस वक्त भी वो किचन में मसरूफ़ थी। एक चूल्हे पर चावल, दूसरे पर बड़ी आपा की फरमाइश पर चाय चढ़ाए ट्रे में मग रख रही थी कि गजनी इसे ढूंढते आए। सुनो, तुम्हारी बस अभी कब होगी? क्या करूं? सब ऐसे ही छोड़ कर तो नहीं जा सकती, अभी सब खाना मांगने लगेंगे। इसने खोलते पानी में चाय की पत्ती डालते कहा तो गजनी झुंझला गए। और ये चाय? बड़ी आपा ने कहा है, खाने से पहले और शायद खाने के बाद भी वो चाय पियेंगी। तो इनकी अपनी बेटियां मौजूद हैं, इनसे कहें, तुमने क्या ठेका लिया है? चलो छोड़ो ये सब। गजनी ने इसके हाथ से साफ़ी का कपड़ा लेकर फेंक दिया तो वो आजी से बोली, गजनी प्लीज़ इतने लोगों में तमाशा ना बनाए, मैं बस अभी फारिग होकर आती हूँ। हो चुकी तुम फारिग? वो नाराज़गी से कह कर चले गए तो इसने जल्दी जल्दी मगों में चाय और डेली और ट्रे लेकर आपा के सामने रखी। फिर वापस किचन में आकर चावल दम पर रखे और सबको खिलाने की जिम्मेदारी भाभी के सर डालकर अपने कमरे में आई तो गजनी वहाँ मौजूद नहीं थे। वो यही समझी कि घर में कहीं होंगे। 15 मिनट में तैयार हो गई लेकिन गजनी नहीं आए। वो पता नहीं कहाँ थे। इन्हें सारे घर में देखते हुए फिर अपने मुकाम यानी किचन में जाकर बैठ गई और फिर गजनी ने इसे शॉपिंग के लिए कहना तो दरकिनार बात ही नहीं की। मजीद इसकी पेशानी पर वही बल नुमाया हो गए जिससे वो हमेशा खाइफ होती कि खुद से इन्हें मुखातिब करने की हिम्मत ना कर पाती। अलबत्ता बहाने बहाने से इनके पास मंडलाती रहती। यूं ही मेहंदी, बारात, वलीमा सारे फंक्शन ख़त्म हो गए। इसने अपने जहेज़ और बरी में से इंतखाब करके सूट पहन लिए, जिस पर अम्मा नाराज़ हुई कि इसने नए कपड़े क्यों ना बनवाए। कौन सा इनकी और औलादें बाकी थी? एक खालिद ही तो रह गया था और गजनी की भी अच्छी खलास ली, जिस पर वो तिल मिलाए ज़रूर मगर बोले कुछ नहीं, क्योंकि इस वक्त बड़ी आपा छोटी आपा मौजूद थी, जबकि वो अब नई दुल्हन के जाने किन कामों में इधर उधर चकराती फिर रही थी। अवैस और गुड़िया का भी ख्याल नहीं था, जो नींद से बेहाल थे। आखिर गजनी दोनों बच्चों को साथ लिए कमरे में आ गए और इन्हें लिहाफ में सुलाकर खुद इसके इंतजार में बैठ गए। इन्हें इस वक्त इस पर गुस्सा आ रहा था जिसे अपनी तो अपनी, अब बच्चों की परवाह न थी और इनके पास 2 घड़ी बैठने का वक्त नहीं था। पता नहीं कौन से काम थे जो ख़त्म नहीं होने आते थे। इस वक्त घड़ी 2 बजा रही थी जब वो कमरे में दाखिल हुई और गजनी को बैठे देखकर ताज्जुब से बोली, आप सोए नहीं? उन्होंने जवाब नहीं दिया तो इसे याद आया कि वो गुज़श्ता 4 दिनों से इससे बात नहीं कर रहे। तब वो कुछ देर अपनी जगह ठीक करने में लगी रही, फिर इनकी तरफ पलट कर बोली, गजनी आप और कितने दिन नाराज़ रहेंगे? तुम्हें मेरी नाराज़गी की परवाह है? वो बेख्तियार कहकर निचला होंठ दांतों में दबा गए। क्यों नहीं, इतने दिनों से मैं। वो इसी कदर कहकर खामोश हो गई तो गजनी कुछ देरी से देखते रहे, फिर इसका हाथ थाम कर पास बिठाते बोले, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने क्यों खुद को मशीन बना लिया? मैंने गजनी? आपने बनाया है मुझे मशीन, और आपको तो खुश होना चाहिए क्योंकि आप मुझे ऐसा ही देखना चाहते थे, एक्टिव, जिम्मेदार और सोबर। इसने कहा तो गजनी कदरे सरपटा कर बोले, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे और बच्चों से और अपने आप से गाफिल हो जाओ। मैं आपसे तो गाफिल नहीं हुई। बताएं, क्या चीज़ आपको वक्त पर नहीं मिलती? तुम? उन्होंने फ़ौरन कहा तो वो दुख से बोली, मैं तो आपकी ख्वाहिशों की भेंट चढ़ गई। बहुत जल्दी किया आपने गजनी, बस चाहा कि मैं फ़ौरन खुद को बदल डालूं और मैं बदल गई। अब आप और क्या चाहते हैं? भाभी की तरह सारे काम करती हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ, एक सिर्फ अपना ख्याल नहीं करती तो क्या हुआ? इससे किसी को क्या नुकसान हुआ? गजनी की समझ में ना आया कि क्या कहें और इसे बराह रास्त देखने से भी गुरेज करने लगे तो वो सोफे से उठकर इनके पैरों के पास घुटने टेक कर बैठते बोली, नज़रें मत चुराएं गजनी, मेरी तरफ देखें और बताएं, क्या आप मुझ में और क्या तब्दीली चाहते हैं?
बस करो। वो टोक कर उठने लगे, लेकिन इसने इनके घुटनों पर हाथ रख दिए। आप मर्द इतने खुद पसंद क्यों होते हैं गजनी? चाहते हैं कि हर बात आपकी मर्जी के मुताबिक हो? हत्ता कि जो लड़की आपकी ज़िंदगी में आती है, इसे भी अपनी मर्जी के साने में ढालने के लिए ये क्यों भूल जाते हैं कि वो जीती जागती इंसान है? इसके सीने में दिल धड़कता है, और कोई ऐसा दिल है जो आरजुओं, अमंगों और ख्वाहिशों से खाली हो? नहीं ना? तो आपने मेरे दिल की परवाह क्यों नहीं की? सिर्फ अपना क्यों सोचा? और इसके बाद भी आप शाकी होने के साथ इल्ज़ाम दे रहे हैं कि मैंने खुद को मशीन बना लिया। मैं मशीन नहीं हूँ। वो धीरे धीरे नफ़ी में सर हिलाने लगी। नैनी, नैनी, गजनी ने इसे कांधों से मजबूती से थाम कर कहा। तुम इतना सीरियस क्यों ले रही हो? ये ठीक है कि मैं तुम्हें एक्टिव और सोबर देखना चाहता था, लेकिन खैर छोड़ो। सारे दिन की थकी हो, अब क्या बहस लेकर बैठ गई हो? चलो सो जाओ। वो कुछ देरी ने देखती रही। समझ गई कि वो लाजवाब हो गए हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि आया इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं। और अगर एहसास हो भी जाए तो क्या मेरे अंदर की वो नटखट लड़की लौट आएगी जो न जाने कहाँ खो गई? ये सोचते हुए अपनी जगह पर आ लेटी और फ़ौरन सोती बन गई। हालांकि अब इसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि इसके अंदर अचानक वो खोई नटखट लड़की मचलने लगी। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब वो निशी और काशी के साथ खेलती थी, हदायतुल्लाह, अनायतुल्लाह, और अगर गजनी इसे अपनी मर्जी के मुताबिक ना ढालते तो अब वो अपने बच्चों के साथ खेलती। अवैस दिन में एक बार तो ज़रूर अपना छोटा सा बैट लेकर इसके पास आता। वो इसे डांट कर भगा देती, और फिर इसे बच्चे को डांटने पर जहाँ अफसोस होता वहीं दिल चाहता सब काम छोड़कर इसके साथ क्रिकेट खेले। लेकिन वो गजनी से खाइफ थी कि कहीं फिर न सब के सामने डांटना शुरू कर दे। शायद इसीलिए मर्द शादी के लिए कम उम्र लड़की का इंतखाब करते हैं, ताकि इसे अपने इशारों पर चला सकें। बहरहाल इस रात इन्हें आईना दिखाकर खुद बेचैन थी। सुबह फजर से पहले इसकी आंख लगी, फिर भी मामूल के मुताबिक उठते ही किचन में आ गई। अभी चाय का पानी रखा ही था कि आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पिछले एक हफ्ते से तो वो घन चक्कर बनी थी, फिर रात में सोई भी नहीं, इसलिए अब सर चकराने लगा। बड़ी मुश्किल से नाश्ता बनाया और टेबल पर रख कर कमरे में आते ही बिस्तर पर ढह गई। क्या हुआ? गजनी बुर्श फेंक कर फ़ौरन इसकी तरफ मतवज्जो हुए। वो आंखों पर बाजू रखते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ज़रा चक्कर आ गया। आप प्लीज़ बच्चों को साथ नाश्ता करवा दें, मैं सब कुछ टेबल पर रख आई हूँ। और तुम नाश्ता नहीं करोगी? गजनी बेड के करीब आकर पूछने लगे। अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा नैनी। उन्होंने बैठ कर इसका बाजू हिलाया। थक गई हो? नहीं। वो बाजू ज़रा सा ऊपर खिसका कर इन्हें देखते बोली, मैं अभी उठ जाऊंगी। मैं उठने को नहीं कह रहा, लेटी रहो आराम से, मैं नाश्ता यहीं ले आता हूँ। वो कदरे रौब से कह कर उठे तो वो फ़ौरन बोली, नहीं गजनी, मैं वहीं आती हूँ। खबरदार, उन्होंने टोका। साथ ही उंगली से लेटे रहने का इशारा किया तो वो मुंह फुला कर बोली, अच्छे तो नहीं लग रहे। फिर कैसा लग रहा हूँ? उन्होंने मसनूई खफगी से पूछा। बहुत साली, बहुत मगरूर। और मज़ीद इसकी समझ में ना आया कि क्या कहे तो वो बोल पड़े, और बहुत चाहने वाला, वो भी एक पागल सी लड़की को। किसको? वो उछल कर बोली, लेकिन फिर फ़ौरन झिम गई, क्योंकि इनकी आंखों में चाहतों के सारे रंग सिर्फ इसके लिए थे, जो इसके अंदर की नटखट और जिंदा लड़की को फिर से जिंदा कर गए थे। So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. बहुत जल्द मिलती हूँ एक नए नॉवल के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में शामिल रखें, और कमेंट्स करके अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाएं। वीडियो को लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।